नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, 3 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए हैं और तीनों राज्यों में जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी पूरी तरह से खुश उसके बाद भी नहीं हो पा रही है। अंदरूनी बगावत के साथ साथ कांग्रेस का डर अब तक उस पर हावी दिख रहा है और कांग्रेस ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि नेहरू का डर भी जो है वो कभी भी बीजेपी के मन से जाएगा ही नहीं। यह बात यहां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज फिर संसद में बीजेपी ने नेहरू को यानी जवाहरलाल नेहरू को घेरा है। मुद्दा जम्मू कश्मीर का था और बीजेपी ने एक बार फिर नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और इससे पहले 3 तारीख को आप याद कीजिए, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था 4 राज्यों के रिजल्ट, उस 3 तारीख को जब जीत वाले चुनावी नतीजे जो हैं बीजेपी को मिले, तब भी उसने एक महिला के साथ नेहरू जी की एक सिगरेट पीने वाली तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करने का असल मकसद क्या है, यह समझना यहां मुश्किल नहीं है। बीजेपी को जनता ने बहुमत दे दिया, फिर भी बीजेपी नेहरू की छवि खराब करने में लगी हुई है, आप जानते हैं, ताकि किसी तरह कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। यानी जीत कर भी शायद बीजेपी जीत का स्वाद चख नहीं पा रही है। वैसे भी राजस्थान में तो 3 दिन के भीतर ही हत्या और फिर आंदोलन की धमकी और अब बंद के हालात हो गए हैं और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम ही तय नहीं कर पा रही है बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी के हाउस पर यानी पीएम हाउस में मीटिंग इस वक्त चल रही है जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी के 10 सांसद जो विधायक बन चुके हैं, 12 सांसद थे, 12 में से 10 सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है अपनी सांसदी से। इसके बाद बीजेपी अपने सांसदों से विधायक बनने वालों को किस तरह का इनाम देगी, कैसे मुख्यमंत्री का चयन करेगी, यह सब देखना दिलचस्प होगा। इधर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए रेवंत रेड्डी तैयार हो चुके हैं। कल सुबह 7 बजे वो ओथ लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह उनका है कल। और इंडिया गठबंधन की आज प्रस्तावित बैठक अब 17 दिसंबर को होगी। लेकिन मीडिया जिस तरह इंडिया गठबंधन में मतभेद दिखाने पर तुला हुआ है, वो मंसूबा उसका कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी सब इंडिया के साथ अब भी हैं और उद्धव ठाकरे और स्टालिन जैसे नेता भी पहले ही साथ थे। यानी कांग्रेस अब बड़ी जीत की तैयारी में लगी हुई है 2024 की। और इधर बीजेपी अब भी नेहरू को कोसने में जुटी हुई है। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना नेहरू जी की बड़ी भूल थी। इसके साथ ही अमित शाह ने कश्मीर में जनमत संग्रह के प्रस्ताव के लिए भी नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया। नेहरू को कटघरे में खड़ा करते हुए अमित शाह ने और कौन कौन सी बात कही है, जरा उसको सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ ऐसी चीजों को रखा जा रहा है जो ऐतिहासिक पन्नों से बाहर की चीजें हैं और कहीं ना कहीं जो समाज में एक मतभेद पैदा करने के लिए कही जाती रही हैं। इन बातों को यहां रखना जरूरी है। लेकिन पहले सुनते हैं कि अमित शाह कह क्या रहे हैं। देश का गृह मंत्री अगर वहां पर जो बातें कह रहा है उसमें अगर तर्क संगत बातें नहीं है, सत्यता नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन चूंकि वो संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, तो बातें माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेंगी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है ना पूरा दिन मान्यवर। और दूसरा, किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठ जाइए।
नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने, एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, अभी फिर दे देंगे। बेटा सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार। दूसरी गलती, दूसरा संदर्भ और कर दें आप। गलती नहीं, संदर्भ, सॉरी। मान्यवर एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया है। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। तो कैसे संदर्भों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, सुन रहे थे आप। आज का ये वीडियो, आज संसद के अंदर जो कुछ चल रहा था, नेहरू जी को कैसे कोसने और उनकी गलतियों को यहां उजागर करने की कोशिश हो रही है। क्या नेहरू जी ने ऐसी गलती की थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रेफरेंस के रूप में ये कहा जा रहा है, यहां पर ये बात कह रहे हैं आसंदी पर आसीन जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो। खैर, आप जानते हैं सत्ता पर काबिज बीजेपी के आंखों पर किस ढंग की पट्टी है, इससे आपको तमाम बातें समझ में आ रही होंगी। हालांकि केवल नेहरू का नाम लेने वाले शाह भूल गए कि कश्मीर मसले पर अकेले नेहरू ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इतिहास में यह भी दर्ज है कि इसमें सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला, बीके कृष्णा मेनन, इन सब की अहम भूमिकाएं थीं। बीजेपी अगर इतिहास के पन्नों को पलटेगी तो देखेगी कि जनमत संग्रह का प्रस्ताव नेहरू जी की ओर से पहले नहीं आया था। इस मामले में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने जिन्ना से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद 2 नवंबर 1947 को नेहरू को लिखे एक खत में माउंटबेटन ने कहा कि मैंने मिस्टर जिन्ना से पूछा कि आप कश्मीर में जनमत संग्रह का इतना विरोध क्यों करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कारण यह है कि कश्मीर पर भारतीय उपनिवेश का अधिकार होते हुए और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां सत्तारूढ़ होते हुए वहां के मुसलमानों पर प्रचार और दबाव का ऐसा जोर डाला जाएगा कि औसत मुसलमान कभी पाकिस्तान के लिए वोट देने की हिम्मत नहीं करेगा। यानी जनमत संग्रह का डर जिन्ना को भी था और नेहरू को नहीं था। जो डर था वो जिन्ना को था, नेहरू को नहीं था। खैर, अमित शाह के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद जो हैं, उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अमित शाह को घेरा है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। कहा नेहरू जी की वजह से कश्मीर और पीओके दो ऐसे मैटर हैं जो अनसॉल्व हैं। पिछले 75 साल में भारतीय जनता पार्टी, ये 75 साल पुरानी बात करे चले जा रहे हैं, यही इतिहास को कोस कोस कर आपने बहुमत पाया। बहुमत पाने के बाद भी आपने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसा है। आपने 370, आप तो इतिहास रचने आए थे, आप इतिहास में जा जाकर दूसरों को क्यों कोस रहे हैं? और इतिहास रचने का जब आपको मौका मिला 370 हटाने का, आपने क्या क्या वादा किया था कश्मीर की जनता के साथ? आतंकी हमले खत्म होंगे, टेररिज्म जो है खत्म होगा, कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस अपने घर लौटेंगे और चुनाव जल्द से जल्द होगा। ना आज तक चुनाव हुए, ना कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी और देखा था कैसे कश्मीर छोड़कर वो मजबूर हो रहे हैं कश्मीर छोड़कर वापस आने के लिए, क्योंकि उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी और आतंकी हमले अभी भी किसी तरीके से रुके नहीं है। तो कोई अमित शाह जी से पूछे, बहुत कोस लिया अपने इतिहास को, इतिहास रचने की बात करिए। मेरे बस प्रश्न उनसे यही है, ये सारे बिल्स ये सब ठीक हैं, हम सब समर्थन करेंगे, पर जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शंस कब होंगे, असेंबली में कब कश्मीरियों की आवाज सुनाई देगी और पार्लियामेंट में कब उनकी आवाज गूंजेगी?
तो सुन रहे थे आप प्रियंका चतुर्वेदी को, जो उद्धव गुट यानी शिवसेना से सांसद हैं और अपनी बात रख रही थी और सीधा नेहरू पर क्या कुछ कहा है वहां सदन के अंदर अमित शाह ने उसको चैलेंज कर रही हैं। उधर संसद के अंदर ही अधीर रंजन चौधरी ने भी अमित शाह को सीधा चैलेंज दे दिया और कहा कि आइए कर लेते हैं नेहरू पर चर्चा, एक दिन आप निकालिए। और इस पर अधीर रंजन चौधरी ने जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात अधीर रंजन चौधरी ने कही है, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष का गुरूर कितना ज्यादा है। लेकिन पहले सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सारे हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि आपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। अभी ये कहे जा रहे थे हमारे अभी दिया नहीं है नहीं दरखास्त आपको दिया मैंने, मतलब और भरबली दिए सर। मैं चैलेंज करता हूं एक दिन सर हमारे सत्र बोलने दीजिए सर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को ये सलाह दिए थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटा के रखूंगा। ये दिल की दूरी गए हैं, दिल्ली की दूरी खत्म हुई है, अब खुद तय कर लो। तो सीधा चैलेंज यहां और दो संदर्भों को रख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जिसमें पहली बात अटल बिहारी वाजपेयी की जो कश्मीरियत जमहूरियत की बात कर रहे हैं और इंसानियत की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात दिल्ली और दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को मिटाकर रख दूंगा, यह कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या कुछ हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि आप बार बार कोसते हैं नेहरू को, आइए जरा एक दिन समय निकालिए और नेहरू पे चर्चा कर लें। मतलब साफ है कि बीजेपी अपनी राजनीति के चलते आधी अधूरी बातों को जनता के सामने रखती है और हर हाल में कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह नेहरू जी को विलेन बनाया जाए। अब सवाल यही है कि जो शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, उसे गलत साबित करके आखिर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। गांधी जी का विरोध तो खुलकर बीजेपी कर नहीं सकती, और आप जानते हैं कि हर मौका बेमौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, लेकिन गांधी जी की स्टैच्यू के सामने, उनकी मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत की बुनियाद जिन सिद्धांतों पर रखने की कोशिश नेहरू जी ने और गांधी जी ने की थी, शायद बीजेपी उन्हें ही खत्म करना चाहती है, और इसमें नेहरूवादी विचार उनके आड़े आते हैं। अमित शाह ने संसद में कहा है कि वो राजनीति नहीं बल्कि देश सेवा कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी ये मानती है कि राजनीति खराब चीज है? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र बिना राजनीति के कैसे चलेगा? लोकतंत्र में तो जनता की सीधी भागीदारी राजनीति के जरिए ही होती है। हमारे संविधान के मुताबिक आप चाहे चाय वाला हो या आप चाहे राज परिवार से हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं और वोट देने का अधिकार भी आपको है।
बीजेपी भी इसी लोकतांत्रिक राजनीति से आकर ही सत्ता हासिल कर सकी है अभी तक। लेकिन अब बीजेपी को न केवल नेहरू बल्कि राजनीति से भी शायद तकलीफ हो रही है। इसलिए तो राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, देश सेवा कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां अमित शाह जी। लेकिन इसी राजनीति के तहत अभी पिछले 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य में जीतकर बीजेपी आई है, और जहां पर अभी तक इस वक्त जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, न्यूज पॉइंट कर रहे हैं, उस वक्त तक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं कर सकी है बीजेपी। जबकि एक राज्य में कांग्रेस जीत कर आई है और कांग्रेस ने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी, बल्कि कल 7 तारीख को सुबह 7 बजे रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो कांग्रेस की तैयारी, और इन तैयारियों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां हैं वो, और उसके अलावा क्या बीजेपी जीत कर भी फंसी हुई है? क्या बीजेपी को अपने बचाव में कवच के रूप में नेहरू को सामने लाना पड़ता है? ये तमाम बातें हैं दोस्तों, इन पर हम चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस से डर गई है? क्या अमित शाह को अब कांग्रेस की राजनीति से डर लग रहा है? क्या जीत कर भी फंस गई है बीजेपी? क्या कांग्रेस ने कर ली है बड़ी तैयारी? ये तमाम बातें इस चर्चा में हम लेके आएंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश अचल साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आज दिन भर चर्चा उधर संसद के अंदर जो होती रही उसमें नेहरू छाए रहे, और नेहरू किस ढंग से छाए रहे उसकी वानगी आप तक हम पेश कर चुके हैं। और दूसरी तरफ दिन भर एक दूसरी चर्चा होती रही कि तेलंगाना के अलावा अब जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। 12 सांसद जीत कर आए हैं बीजेपी के। 12 सांसदों में से 10 सांसदों ने आज इस्तीफा दे दिया। 2 सांसदों के नाम की चर्चा खूब चल रही थी। एक सांसद हैं बालकनाथ और दूसरे सांसद हैं रेणुका सिंह। बालकनाथ हैं उधर राजस्थान से, तो रेणुका सिंह जो हैं वो मंत्री भी हैं केंद्र में, वो हैं यहां छत्तीसगढ़ से। ये दोनों सांसदों ने इस्तीफा नहीं दिया है। तो क्या माना जाए, खारिज कर दिया जाए कि दोनों सीएम पद के उम्मीदवार दावेदार नहीं हैं, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, या यह भी कोई चाल है कि आखिरी वक्त में इन दोनों से इस्तीफा दिलवाकर और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी जाए। और तीसरी बात कि उधर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता, मैं 29 की 29 सीटें देना चाहता हूं दिल्ली को। यानी कि 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा के, और 29 की 29 सीटें लोकसभा की जीत कर देना चाहता हूं। तो क्या माना जाए, वो अभी भी सीएम पद की दावेदारी पर अड़े हुए हैं और चाहते हैं कि मैं ही सीएम बनूं। क्या खींचतान बीजेपी के अंदर नहीं है? और 3 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक जो बीत रही है, आज की तारीख, आज का दिन जो बीत रहा है, अब तक आखिर बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद की घोषणा क्यों नहीं की? क्या है अंदर खाने, क्या कुछ चल रहा है, इन सब पे बात करेंगे। और इन सब से बचाव में एक नया शिगुफा जो छोड़ा जाता है उससे बेहतर क्या हो सकता है। आखिर 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, उस दिन बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर नेहरू जी की सिगरेट पीते हुए एक महिला के साथ तस्वीर क्यों डाली? समझ में आता है क्या? आप सबको समझ में आता होगा। चलिए इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सीधा शकील अख्तर जी के पास इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि इस कार्रवाई को, जो कार्यवाही चल रही थी सदन के अंदर और नेहरू को घेरने की कोशिश कश्मीर के मसले पर जो हो रही थी, उसमें क्या कुछ आगे हुआ है, आंखों देखिए आपसे समझना चाहता हूं शकील अख्तर जी कि क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी क्या तैयारियां कर रही है अपने बचाव के लिए। क्या बचाव का कवच नेहरू के नाम से ही शुरू होता है? शकील अख्तर जी। देखिए राजीव जी, नेहरू पे हमला तो वो करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि नेहरू की लकीर इतनी बड़ी है कि वो 70 साल से उसको घिस रहे हैं, मगर नेहरू की लकीर छोटी नहीं हो रही है। नेहरू जो हैं उनके दिलो दिमाग पे हमेशा छाए रहेंगे। इसलिए इस बात पे कोई आश्चर्य हमें कभी नहीं होता है कि वो नेहरू की आलोचना क्यों करते हैं। नेहरू शख्सियत ही ऐसी हैं, उन्होंने जितना लिखा है, जितना हिंदुस्तान के लिए किया है, अंग्रेजों से लड़े हैं, वैसा किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत ही गौरवशाली होता है कि उसके पास एक ऐसा नेता है। और
एक दूसरा सवाल हम यह करना चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो कभी बीजेपी नहीं करती है, कभी नहीं उठाती है। वो सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वो महाराजा हरि सिंह पे कभी आक्रमण नहीं करती है। सच्चाई यह है कि नेहरू जो है महाराजा हरि सिंह से लड़ रहे थे। नेहरू जो है शेख अब्दुल्ला के द्वारा महाराजा हरि सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे थे, और महाराजा हरि सिंह क्या कर रहे थे? उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया था जी। यथास्थितिवाद का समझौता कर लिया था कि पाकिस्तान हमें इसी तरह मान्यता देगा, इसी स्थिति में रखेगा। तब जाके नेहरू को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा। नेहरू जो हैं कश्मीर को बचाने वाले थे, कश्मीर को बिगाड़ने वाले नहीं थे। फारूक शेख अब्दुल्ला जो है अगर वहां उस वक्त नहीं होते तो वहां की जनता जो है कबायलियों से नहीं लड़ पाती। खुद शेख अब्दुल्ला डंडा लेके कबायलियों को मारने को भागे थे, और कबायलियों से सबसे पहली लड़ाई तो वहां के लोकल लोगों ने लड़ी थी। उसी तरह लड़ी थी जैसे करगिल में गडरियों ने इंफॉर्मेशन भी दी थी और लड़ाई भी लड़ी थी। ये सारी बातें जो हैं बीजेपी याद नहीं करती है। अब केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हाउस में कह रहे थे, हमें वो भी याद है कि जब वो हाउस में कह रहे थे, किसी ने पूछा कि साहब फारूक अब्दुल्ला को यहां नहीं आने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये बात जबकि ये जब 370 हटाई थी जी कि हम क्या रोक रहे हैं उनको, वो खुद ही नहीं आ रहे हैं। जबकि उस वक्त फारूक अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट थे, जो उन्होंने बाद में इस बात को बताया भी। तो देखिए अब ये इसमें इतनी आधी अधूरी जानकारियां हैं इन दोनों बिलों में, और जिस तरह मीडिया इसको पेश कर रहा है, अब लोगों को मालूम है, हमने तो बहुत लिखा है, सब ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। कि अभी कह रहे हैं कि पीओके के लिए हमने इतनी सीटें रिजर्व करी हैं। अरे पीओके के लिए सीटें तो हमेशा से थी, और हर बार जब इलेक्शन निर्वाचन आयोग वहां पे चुनाव की घोषणा करता था, अधिसूचना निकालता था, ये कहता था कि पीओके की इतनी सीटें, मगर इस वक्त की स्थितियां ऐसी नहीं है, इसलिए हम वहां पे चुनाव नहीं करवा पाएंगे। तो कोई नया काम नहीं किया है उन्होंने, इसका श्रेय ले रहे हैं वो वहां पे। तो ये सारी बातें ऐसी है कि आज आप कुछ भी कह दो, आज आप कहते हो कि राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए गए थे ना मुरली मनोहर जोशी जी, और क्या कह के गए थे कि कश्मीर में लाल तिरंगा नहीं फहरता है। और हमने वहां से लिखा था, पेज 1 पे फर्स्ट लीड छपी थी, कई जगह हम गए और सब जगह का हमने लिखा कि देखिए यहाँ तिरंगा फहरा रहा है, यहाँ तिरंगा है, यहाँ तिरंगा है। और उसके बाद मदन लाल खुराना जो इंचार्ज थे शत्रु के साथ में, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वहां आए थे और कहने लगे आपने तो हमारी हवा निकाल दी, हम तो पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि वहां तिरंगा फहराया ही नहीं जाता। हमने कहा चलिए हम आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ फहरा रहा है, और आप अपने लोकल नेताओं से बात कर लो, वो आपको अंदर खाने तो बता ही देंगे कि हाँ। तो देखिए, एक कश्मीर को लेके तो इतना झूठ बोला गया है, इतनी झूठी कहानियां हैं, लेकिन इसके साथ एक अफसोस ये भी है कि इसको इससे पहले जो हमारी सरकार रही, कांग्रेस की या दूसरी, उन्होंने भी कभी ठीक से सही जानकारियां नहीं दी, खुद कांग्रेस ने नहीं दी। तो नेहरू को लेके तो इनके दिमाग में हमेशा से बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। जो जेएनयू पे हमला हुआ वो इसीलिए हुआ कि नेहरू के नाम से आते हैं शकील अख्तर जी, माफी चाहूंगा, रोकना चाहता हूं और थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका संदर्भ आज के संदर्भ में आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। कश्मीर के मसले पे बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारी बातें, जो जानकारियां दे रहे हैं शकील अख्तर जी, वो सारी जानकारियां हैं, ऑलरेडी उपलब्ध हैं और इस पर चर्चा खूब हो चुकी है। लेकिन आज के संदर्भ में यहां बात जो हम इस डिबेट में कर रहे हैं, इस चर्चा में कर रहे हैं, परिचर्चा में कर रहे हैं, वो ये कि जीत कर भी कैसे फंसी हुई है बीजेपी और क्यों नेहरू को रक्षा कवच के रूप में यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बिल, कश्मीर जम्मू कश्मीर संशोधन बिल लाकर यहां नेहरू की चर्चा तो हो रही है, लेकिन साथ साथ यह भी समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अभी तक मुख्यमंत्री पद का जो
3 राज्यों में आपके पास एक नहीं बल्कि इतने सारे आप सांसदों को उतार दिए। आपके 12 में से 10 सांसदों ने आपने इस्तीफा ले लिया, उनसे 2 सांसदों के इस्तीफा आपने क्यों नहीं लिए, ये भी एक कारण है। और इधर ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री आपका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कौन बनेगा। उधर आप नेहरू का नाम ले रहे हैं और नेहरू की गलतियां उजागर कर रहे हैं, गलती नंबर 1, गलती नंबर 2, गलती नंबर 3 कह रहे हैं। और आसंदी पर बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं, ये इतिहास के रेफरेंस को, इतिहास के संदर्भ को यहां रख रहे हैं, इसलिए इनको रखने देना चाहिए। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। जबकि अमित शाह जी कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, देश सेवा करते हैं। यह भी कहीं ना कहीं ये उंगली उठाता है कि क्या अब आप राजनीति को भी खत्म कर देना चाहते हैं, जिसके दम पर हमारा लोकतंत्र है, जिसके दम पर हमारा संविधान जिंदा है, उसको भी खत्म कर देना चाहता हूं। बहुत ही गंभीर सवाल है, इस सवाल पर चिंतन होना चाहिए और इसलिए इस सवाल को यहां उठा रहा हूं आप तमाम साथियों, साथी हमारे साथ बने हुए हैं, आप तमाम साथियों के बीच, क्योंकि यह मसला इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे ये मसला जो है आगे बढ़ रहा है और संदर्भों को यहां लाया जा रहा है। 370 हटाने के समय जो रेफरेंस दिए गए, उस रेफरेंस के बाद आज तक 2019 से लेकर 2023 में हम हैं और 3 साल, 3.5 साल में क्या कुछ हुआ है वो आप सब जान रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे दावे किए थे, कितने खत्म हो गए, कितने हमारे सैनिक उसके बाद से शहीद हो गए, ये सब कुछ सब जानते हैं। लेकिन यहां सीधी लड़ाई और सीधी बात जो है वो कांग्रेस और बीजेपी और अगला चुनाव, निशाना तो वही है ना। प्रशांत टंडन जी, जरा उससे समझना चाहता हूं आपके जरिए। राजीव जी, 2018 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग की गई, उसके बाद 370 हटा वहां से। 6 साल हो गए, वहां पे इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे हैं, तो क्या नेहरू जिम्मेदार हैं? आपको चुनाव कराने की अगर हिम्मत नहीं है, आप विश्वगुरु हैं, 56 इंच हैं, जो भी हैं, आप अपने ही देश के एक राज्य में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 370 हटा दिया, उसके बाद भी नहीं करा पा रहे हैं। उसका राज्य का पूरा दर्जा भी ले लिया, फिर भी नहीं करा पा रहे हैं। वहां पे 6 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस है, फिर भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई नेहरू जिम्मेदार नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप सवाल ये इधर उधर घुमाते हैं बातें। पूरी दुनिया देख रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पा रहे। चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप सब बड़े नेताओं को नजरबंद कर चुके 370 के बाद। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पे, बड़े शौक से अजीत डोभाल वहां पे बिरयानी खाते हुए दिखाई देते हैं। तो चुनाव नहीं करा पाने के लिए क्या नेहरू जिम्मेदार हैं? पहली बात। दूसरी चीज कि वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। जम्मू कश्मीर को छोड़िए, अभी कल दिन दहाड़े हत्या हो गई जयपुर में, अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। और आज देखिए कि जयपुर की सड़कों में क्या हो रहा है, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। आप मनरेगा के गरीब मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उनके महीनों के वेतन पेंडिंग है मनरेगा के मजदूरों के। 4 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। इसके लिए क्या नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या नेहरू ने कहा था कि आप केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग सिरे से खारिज कर देंगे, जबकि मनमोहन सरकार के दौरान 2 बार वेतन आयोग बने, एक बार लागू हुआ, एक बार बना, 6ठा और 7वां। इसके लिए क्या नेहरू जिम्मेदार हैं? ये चुनाव जीतने के बाद मिजोरम जैसा छोटा राज्य और तेलंगाना में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का ओलंपियाड हो रहा है। ये क्या नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? ये राजनीतिक जिम्मेदारी से बचना जो है वो, उसके आप इधर उधर बिलों में घुसेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। ठीक है, उन मतदाताओं का सवाल है कि जिन्होंने इनको वोट दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना तो संवैधानिक जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में भी देखा गया था, पहली बार जब चुनाव हुए थे, कितने हफ्ते लगे थे मुख्यमंत्री बनने में।
इतनी कवायद हुई थी दिल्ली लखनऊ के बीच में। तो मुख्य सवाल राजीव जी ये है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद भी अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, आपके यहाँ 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं जो जो पैतरेबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कोई अच्छे लक्षण राजनीति के? अगर यही कांग्रेस का सवाल होता तो अभी ये इनका मीडिया और ये दुनिया भर के सवाल खड़े कर देते। दूसरा कि जो चुनाव अभी हुए हैं, अभी देखिए यहाँ से लोकसभा की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, और जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने अभी इनको वोट देकर जिताया है राजस्थान में, वो देख रहे हैं कि उनके राजस्थान में क्या हो रहा है। और अभी आप हफ्ते 10 दिन गुजरने दीजिए, आप देखिए कि जो गहलोत सरकार की स्कीम थी फ्री इलाज वाली, उसका क्या होगा? नर्सिंग होम लॉबी वहां पे क्या करती है? मध्य प्रदेश में तो इन्हीं की सरकार थी, तो वहां की जनता को तो आदत है जैसी भी सरकार चलाए। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो तमाम योजनाएं चल रही थी। आप देखिएगा उन योजनाओं का अगले 4-5 हफ्ते बाद ही उनका क्या हश्र होता है। तो सवाल देखिए प्रशासनिक हैं, राजनीतिक हैं, उन सवालों का जवाब देना चाहिए, संसद के पटल पे देना चाहिए। इधर उधर बात घुमाने से बात जो है वो ठीक नहीं हो जाती। और नेहरू इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है, मोदी साहब खुद है। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, उनमें से 3 राज्य जहां बीजेपी जीत कर आई है, वहां अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने क्यों नहीं आया है? सबसे बड़ा सवाल। और क्या इन सवालों से बचने के लिए नेहरू को सामने लाया जा रहा है? क्या देश की राजनीति जो है वो आज भी नेहरू जी के इर्द गिर्द घूमती है? क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार नेहरू हैं डिफेंड करने के लिए? ये बहुत सारे सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी शुरुआत में जब प्रस्तावना में अपनी रख रहा था इस कार्यक्रम की, तो आपने सुना कि अमित शाह जी सदन के अंदर क्या कुछ कह रहे थे। आज नेहरू की गलतियां गिना रहे थे। ये गलतियां व्हाट्सएप पे भी बहुत चलती हैं। व्हाट्सएप से बाहर जो है, और अगर आप इतिहास के संदर्भों में जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हमको बताई जाती हैं, वो हैं ही नहीं। नेहरू जी की क्या गलती थी कश्मीर को लेकर के? क्या वो कहते थे? रेफरेंसेस में आप जाएंगे, उस संदर्भ में जाएंगे तो आपको परिस्थितियां कुछ और नजर आएंगी। लेकिन यहां बता करके, इस ढंग से समझाकर आपके दिमाग को, आपके दिलो दिमाग पर कैसे राज किया जाता है, छाया जाता है, आपको कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है, ये सब आप समझ पाएंगे। लेकिन उन संदर्भों में जाना होगा, आपको पढ़ना होगा, कुछ किताबें निकालनी होंगी, कुछ संदर्भों को देखना होगा। क्या इतना आज के युवा कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। छोड़िए इन बातों को भी यहां न उजागर करते हुए आज की राजनीति को भी सामने लाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही, जैसे शुरुआत में कह चुका हूं, कि इसी राजनीति के तहत, इसी देश के संविधान के तहत एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और एक राजा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्या हम राजनीति करना छोड़ दें? हमसे मतलब यहां के देश के नेता, हम तो राजनीति करते नहीं, पत्रकार हैं। उस हिसाब से भी आना चाहता हूं राकेश अचल साहब आपके पास, और आपसे समझूं जरा कि क्या इस देश में, और खासकर जीत कर भी कैसे फंसी हुई है बीजेपी, और उससे बाहर निकलने के लिए जो कुछ सदन के अंदर चल रहा है। क्योंकि उधर महुआ मोइत्रा का केस, उधर दानिश अली का केस, और ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन चीज़ों से बाहर आप बात सिर्फ और सिर्फ नेहरू एक ढाल के रूप में करते हैं, उनकी बात करते हैं। देश को और भी तो बहुत कुछ चाहिए। राकेश अचल साहब, आप मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान के जो अलग अलग दिनों में अलग अलग बयान आ रहे हैं, उन्हीं बयानों को अगर रेफरेंस के रूप में सामने रखा जाए तो वो साफ दिखता है कि वो केंद्र को चैलेंज कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ऐसा अगर विपक्ष की तरफ से कोई बोल देता, आज भूपेश बघेल जीत के आते और वहां पे उहापोह की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी रहती और ऐसे रेफरेंस, ऐसे बयान अगर भूपेश बघेल के आते तो, या कमलनाथ के आते, तो यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में लिखा जाता, कुछ और हेडलाइंस बनाए जाते। जरा इनको समझना चाहता हूं आपके जरिए कि क्या कैसे देखते हैं आप, एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, मध्य प्रदेश के रेफरेंस से ही अगर शुरू किया जाए तो। हाँ, धन्यवाद राजीव जी। देखिए, मध्य प्रदेश से शुरू होकर अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं सीधे मध्य प्रदेश पर आता हूँ।
तो मध्य प्रदेश में आज 72 घंटे हो गए हैं, नेतृत्व विहीन प्रदेश है। इसमें इस सूबे में कोई सूबेदार नहीं है, जो है वो काम चलाऊ हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होता है, मुख्यमंत्री काम चलाऊ हो जाता है। इतना प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भी 72 घंटे में अगर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नए सूबेदार की तलाश को समाप्त नहीं करता, तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी कितने आंतरिक अंतर विरोधों से जूझ रही है। उसने तमाम प्रयोग किए, 10 लोगों को मध्य प्रदेश भेज दिया, 10 में से 7 से आज इस्तीफे ले लिए, यानी अब वो विधायक हो गए सांसद से। और सबके सब अपनी जो क्षमता है उनकी, जो उनका अनुभव है राजनीति का, वो इतना है कि वो सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब भाजपा हाईकमान की मुश्किल ये है कि वो ये जो टुकड़ा है सत्ता का, मुख्यमंत्री की कुर्सी का, ये सौंपे किसको, क्योंकि सब आंखें दिखा रहे हैं। वरना तो भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी जिसके लोगों को पूर्वानुमान हो जाता है कि कांग्रेस छूमंतर चुनाव में होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कहा छूमंतर होगी, छूमंतर हो गई। तो क्या ये पहले से ये तय नहीं कर पाते कि कौन सा मुख्यमंत्री हमको चाहिए, किसकी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापस लौटी? आप समझ लीजिए कि एक जो मानसिक दबाव है आने वाले लोकसभा चुनाव का, उससे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान गुजर रहा है। और उसे लग रहा है कि कांग्रेस विहीन देश और प्रदेश करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, चुनाव में कांग्रेस हार जरूर गई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कितना मुश्किल से आधा % कम हुआ। उसकी सीटें कम हो गई, लेकिन उसके मतदाता, उसके विचार को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। और जहां तक बात है संसद की, तो संसद में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा पिछले 10 साल में आया ही नहीं नया, सिवाय इसके कि वो कांग्रेस का भूत पहले उनके सिर पर सवार था, और कांग्रेस का भूत उतरा नहीं था। इसके पहले नेहरू जी का भूत और तेजी से सवार हो गया। अब ये हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं कि बर्राने लगे हैं। इनको दिन में भी अगर झपकी आ जाए तो नेहरू की तस्वीर सामने आती है। ये बिना नेहरू के राजनीति में एक कदम आगे चल नहीं सकते, क्योंकि इनके पास ना आजादी से पहले कोई हीरो था राजनीति में, और ना आजादी के बाद है। अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने अतीत का इतिहास पढ़ लिया होता, तो वो गोपाल स्वामी अयंगर का नाम जानते, वो सरदार पटेल का नाम जानते, वो हरि सिंह जिसके बारे में वो आज बात कर रहे थे उनके बारे में जानते, और उन परिस्थितियों के बारे में जानते जिन परिस्थितियों में कश्मीर को किस ढंग से भारत ने अपने साथ जोड़ा, बचा के रखा 50-55 साल, और धारा 370 हटाने का जो एक सपना था इनका, ये सपना इनका नहीं है, ये सपना प्रजा परिषद एक हुआ करती थी, जनसंघ की सहयोगी एक संस्था, उसका सपना था। उस सपने को इनने क्या कहना चाहिए, एक तरह से गोद ले लिया। जनसंघ ने कोशिश की, नहीं हुआ, RSS ने कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन संयोग से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ये आया कि वो धारा 370 हटा सकी। धारा 370 तो आपने हटा ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का भाग्य नहीं बदला। जम्मू कश्मीर का भूगोल बदल गया, लेकिन उसका वर्तमान नहीं बदला। उसका भविष्य आज भी खतरे में। 6 साल से ऐसा कोई दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ के आपका संसद में प्रतिनिधि नहीं हो, और जो हो उसको आप जेलों में बंद कर दे। विधानसभा आपके पास है नहीं, उसके आपने 3 टुकड़े कर दिए। अब 3 टुकड़ों को एक टुकड़ा बनाने में 6 साल आपने निकाल दिए। मुझे लगता है अगर इस गति से जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिलेगी तो कम से कम 36 साल लग जाएंगे। तो ये हताश पार्टी है, और हताशा से उबरने के लिए इसके पास फिलहाल कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि देश को नेहरू गांधी और कांग्रेस में उलझाए रखे। पाप पुण्य के बारे में ये क्या जाने, इन्होंने जितना कुछ किया है वो सब इस देश को मालूम है। लोगों के मन में नेहरू तब भी हीरो थे जब वो जीवित थे, नेहरू आज भी हीरो हैं जबकि वो नहीं है हमारे बीच में। और मुझे लगता है कि नेहरू आने वाले सदी में भी अपनी जगह बरकरार रहेंगे, और हमारे माननीय गृह मंत्री जैसे तमाम लोग आके चले गए और आते जाते रहेंगे। इससे नेहरू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजीव जी बिल्कुल,
बिल्कुल, नेहरू की बात यहां हो रही है तो आज जब नेहरू पर जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये रेफरेंस यहां रखना जरूरी है। जब नेहरू, गांधी और नेहरू की बात होती है, खासकर जवाहरलाल नेहरू को लेकर जिन संदर्भों को और उनकी गलतियों को उजागर करने की कोशिश अमित शाह कर रहे थे, देश के गृह मंत्री, और एक बिल लाया गया है सदन में जिसको लोकसभा में पास करवा दिया गया, वो जम्मू कश्मीर संशोधन बिल है। और उस बिल पर चर्चा के दौरान जो प्रस्ताव लेकर आए, जो बातें यहां हो रही थी अमित शाह के जरिए, उसका विरोध करते हुए अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने चैलेंज दिया सीधा कि आइए नेहरू पे दो हाथ कर लें, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कह रहे थे जरा एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, फिर सीधे सुनील शुक्ला जी के पास आऊंगा। उनके संदर्भों, उनकी बातें जरा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, लेकिन पहले सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। सारे हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि आपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के, जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन, ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती, क्या सच, सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। अभी ये कहे जा रहे थे हमारे अभी दिया नहीं है नहीं दरखास्त आपको दिया मैंने, मतलब और भरबली दिए सर। मैं चैलेंज करता हूं एक दिन सर हमारे 17 बोलने दीजिए सर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को ये सलाह दिए थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटा के रखूंगा। ये दिल की दूरी गए हैं, तो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को हम मिटाकर रखेंगे। और ये बात कश्मीर के लिए, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात, उधर अटल बिहारी वाजपेयी, ये तमाम बातें आप सुन रहे थे। और सीधा चैलेंज यहां पर कर रहे थे अधीर रंजन चौधरी की एक दिन आप निकालिए और उस दिन पूरी बात हम इसी पे कर लेते हैं, नेहरू जी पे ही कर लेते हैं, नेहरू जी की गलतियों पे कर लेते हैं और कश्मीर पे कर लेते हैं। और ये बातें यहां चैलेंज के रूप में पेश करते हुए अधीर रंजन चौधरी। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो दो मीटिंग चल रही हैं। एक मीटिंग पीएम आवास पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक बैठक चल रही है जिसमें शायद कहा जा रहा है कि गहन चर्चा चल रही है कि इन तीनों राज्यों में जो जीती है बीजेपी, उन राज्यों में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए या उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने। दूसरी तरफ एक मीटिंग आज और चल रही है जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग जिसे बुलाई गई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर वहीं से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग चल रही है और यहां दिल्ली में मौजूद जितने भी इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। और चूंकि ये मीटिंग इन्होंने कॉल की थी और इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी मीटिंग होने वाली है 17 तारीख को जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता पहुंचेंगे। एमके स्टालिन जो सीएम है आप जानते हैं तमिलनाडु के, तमिलनाडु तूफान की वजह से काफी परेशानी झेल रहा है आज की तारीख में, तो उन्होंने भी कह दिया था कि मैं नहीं आ सकता हूं। और नीतीश कुमार बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं और उधर ममता बनर्जी अपने एक रिलेटिव के यहां शादी
गांधी की वजह से नहीं आ रही हैं। तो इसके कारण अब ये मीटिंग जो है 17 को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। ये तस्वीर सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी यहां भारत में हार की वजह से बैंकॉक चले गए हैं, उन लोगों के चेहरे पर कड़ा तमाचा है ये तस्वीर, जो इस बात को प्रचारित कर रहे थे, दुष्प्रचार जिसको कहते हैं वो कर रहे थे। और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, उसमें एक नाम जरूर लेना चाहूंगा इसलिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर उस मीडिया हाउस ने ट्विटर पर उसे इस खबर को पेश भी किया था और उस मीडिया हाउस का नाम है इंडिया टुडे ग्रुप, यानी आज तक। तो मुझे उस मीडिया हाउस का नाम लेने में कोई गुनाह गुरेज नहीं है। तो ये सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी भी इसी मीटिंग में इस वक्त मौजूद हैं। सीधा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी के पास में। सुनील जी, कैसे देखा जाए इन तमाम घटनाक्रमों को, क्योंकि सदन से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तक और उधर पीएम आवास तक, और उसमें चुनाव के बाद की तैयारियां, राहुल गांधी भी मौजूद जिनके बारे में कुछ और कहा जा रहा था। हमारे इस कमेंट बॉक्स में भी कुछ एक लोग लिख रहे हैं कि वो बैंकॉक चले गए, इसलिए भी ये यहां रखना जरूरी था। खैर, तो कैसे आप देखते हैं और कैसे देश की राजनीति में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखा जाए? और इस पर कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भले 3 राज्यों में चुनाव, 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस ने जो गेन किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला माना जा सकता है, क्योंकि 40% से ज्यादा का जो वोट है वो पाना हार कर भी जीत कहा जा रहा है, माना जाना चाहिए। हालांकि मीडिया का एक तबका है जो इसमें कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो उसमें हार ढूंढने की कोशिश करता है। क्या कुछ कहेंगे सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ भी, अगर आप मुख्यमंत्रियों के चयन की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी तो कर्नाटक में विपक्ष का नेता तय करने में कितना दिन लगाया था। आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उसी से गणना कर लीजिए कौन सी तैयारी है इनकी। उत्तराखंड में जब इन्होंने एक कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदला, उसको भी आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने शासन चलाया वहां और आज चला रहे हैं। और मुख्यमंत्रियों के चयन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है, जब 2017 का चुनाव हुआ था तो कितना समय लगा था मुख्यमंत्री के चयन में, और आज भी वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, किस तरह के सत्ता संघर्ष चल रहा है वहां सबके सामने है। दूसरे के ऊपर आलोचना करना तो बहुत आसान है। जब कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार केंद्रीय हाईकमान को दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी बहुत आलोचना करती थी कि कौन सा लोकतंत्र है जी। आज अपनी बैठकों में इनके आई हो रहा है कि जो विधायक दल का कौन नेता होगा इसका चयन केंद्रीय हाईकमान करेगा। अब लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं है। जितने भी मैंने सत्ता की जो सत्ता को बचाए रखने के जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं सब पनप गए। और आज पार्टी विद डिफरेंस कहने वालों का, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वालों की स्थिति यह है। तो जब आप विपक्ष का नेता चयन करने में आपके पास कोई तैयारी नहीं होती तो मुख्यमंत्री चयन करने में तो बड़ी समस्या है। और लोग ताकत दिखाने लगे ना। विजय राजे सिंधिया जी के घर पे विधायकों की बैठक हुई। विजय राजे सिंधिया कितने वहां से उस बैठक से निकलने के बाद जो विधायकों ने वक्तव्य दिए वो भी आप सुन लीजिए। वसुंधरा राजे सिंधिया, सॉरी वसुंधरा राजे की घर आवास बैठक के बाद, और लगातार वो सक्रिय हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा। उनके सीधे सीधे भले ना कर रहे हो, लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है। वो तो इस निर्णय की स्थिति में ये लोग नारा देते थे पॉलिसी पैरालिसिस, खुद की तरह शिकार है, सबके सामने है। वो ये खुले तौर पर बगावत है सुनील शुक्ला जी, बगावत है जिसको बोला नहीं जा रहा। वही मैं कह रहा हूं आपसे, साफ कह रहे हैं लोग। दूसरी चीज, नेहरू जी का जहां तक सवाल है, अगर आप नेहरू जी के खिलाफ आज थोड़े हमला हो रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। और अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति को स्थापित करने में लगे हुए हैं तो आप सबसे बड़ी चुनौती नेहरू जी हैं। नेहरू जी के रहते हुए आप जिन नेताओं की आप तारीफ करते हैं उनको आप स्थापित नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। सावरकर जी को कैसे स्थापित कर लेंगे आप नेहरू के सामने? आप याद कीजिए, अभी हाल ही में एक साहित्यिक संगोष्ठी हुई थी जयपुर में,
उसमें दो इतिहास के विद्वानों के बीच बहस हुई। क्या जो आरएसएस समर्थक विद्वान थे उन्होंने क्या नहीं कहा नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और वहां अन्य जो उनसे असहमत इतिहासकार हैं उन्होंने क्या प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि नेहरू ने अपने पूरे जीवन में कभी माफी में नहीं मांगी। अगर यह बात कही जाती रहेगी तो आप नेहरू को खारिज कैसे कर सकते हैं? आप सवाल है कि अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू की गई तो आप राजा हरि सिंह की आलोचना कीजिए। राजा हरि सिंह क्यों नहीं भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए तैयार हुए? उनकी आलोचना कीजिए आप खुलेआम। जिन लोगों ने उनको भारतीय गणतंत्र में शामिल कराया, अब उनकी आलोचना करने के बजाय विरोध तो उनका होना चाहिए ना जी। लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि राजनीति भी अलग हो जाएगी। इन तीनों विधानसभा के चुनाव में, 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में चुनाव हार जाने के आधार पर राजनीतिक दलों का निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। आप चुनाव हार जाने के आधार पर किसी राजनीतिक दल को आप खारिज नहीं कर सकते। इस आधार पर आप खारिज कर सकते हैं कि उसके पास जन समर्थन नहीं है, जनता उनके नीतियों कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस आधार पे आप राजनीतिक दलों को खारिज कर सकते हैं। सत्ता में है, नहीं आ पाए आप, इस बिना पर आप किसी राजनीतिक दल को संदर्भ ही नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता इन तीनों चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतना बिल्कुल रूप से उपलब्धि है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हासिल क्या हुआ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? इन तीनों राज्यों में लोकसभा के चुनाव के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पर है। इन राज्यों में केवल 3 सीटों पर कांग्रेस है, और आज जो उसका मत प्रतिशत है उसको कहां लेके चला जाता है? इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना गढ़ जीता है। तेलंगाना की जीत ने लोकसभा में उसकी उपस्थिति कहां बढ़ा दी, और एक उसकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेलंगाना अखंड आंध्र प्रदेश के चुनाव में भी तेलंगाना के राज्यों में भारतीय जनता कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जी बिल्कुल। जब आंध्र प्रदेश को होता था, तेलंगाना बटा नहीं था इन 119 विधानसभाओं में, उस इलाके में भी कभी नहीं मिलता था कांग्रेस को बहुमत। आज कांग्रेस ने उस इलाके में इतिहास बना दिया, और जो उसका जन समर्थन हासिल हुआ, अगर आप 2024 के लोकसभा के चुनाव के निगाह से देखेंगे तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो 4 सीट जीत करके आई थी तेलंगाना से, वो कहां आके ठहरती है? सवाल यह है ना कि आप राजनीतिक लिहाज से किसकी राजनीतिक ताकत कितनी बढ़ी, इस आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए कि इन 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत कितनी बढ़ी और कांग्रेस की राजनीतिक ताकत कितनी बढ़ी। चारों राज्यों की विधानसभाओं को अगर आप जोड़ेंगे मिले हुए वोट, तो लगभग 9 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। कम तो नहीं हुई वो। जन समर्थन अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो फिर हमारा ठीक, हमारे पास राजनीतिक ताकत, सत्ता नहीं आ पाई, सत्ता से हम बाहर हो गए। अगर मध्य प्रदेश, अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस की सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपदस्थ किया, तो आज से 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने अपदस्थ किया था। और अगर कर्नाटक को कांग्रेस ने जीता तो 2024 के लिहाज से उसकी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। और कर्नाटक में आप हारे हैं तो अपना नुकसान अंदाजा कर लीजिए क्या है। कांग्रेस की राजनीतिक ताकत, कांग्रेस का राजनीतिक समर्थन इन 1 साल के भीतर, 60 महीने के भीतर जो चुनाव हुए इस देश में, कहीं घटी तो नहीं? कांग्रेस की राजनीति खारिज तो नहीं हुई? कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसको लोगों ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया? इस आधार पर कैसे मूल्यांकन हो जाएगा कि आप सत्ता में आए नहीं है तो आप खारिज कर दिए जाएंगे? फिर दिल्ली में तो आप 3 साल से नहीं आ रहे हैं, 3 चुनाव से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको मिलने वाला जो जन समर्थन है, आपका संगठन है, उससे भारतीय जनता पार्टी को खारिज कोई नहीं कर सकता ना। कि विधानसभा में नहीं है तो, लेकिन आपकी उपलब्धि मानी जाती है कि आप लोकसभा का चुनाव जीत के आते हैं। इस बिना पर नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का जो जन समर्थन है, कांग्रेस की राजनीति जो है, उसकी जन स्वीकृति बढ़ी है। और इंडिया दल समूह के सामने यह चुनौती है, यह सीख है 3 राज्यों का विधानसभा का चुनाव, इंडिया दल समूह के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो आपकी आवाज एक होनी चाहिए, समवेत स्वर में आपको बात करनी पड़ेगी, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ेगा कि आप मिलजुल करके सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ में खड़े हैं। अलग अलग स्वर में बोलेंगे तो आपको वह राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ के लिए आप इंडिया दल समूह का आपने गठन किया। जी।
कांग्रेस के लिए भी एक सबक है कि वह एक एक वोट का हिसाब करे। 7 वोट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अपनी विधानसभा क्षेत्र खोई है। 122 वोट से इनके उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं। अगर आपका अपने प्रतिद्वंदी की ताकत के हिसाब से आपको अपनी रणनीति तय करनी है। और मुझे कतई नहीं लगता कि कांग्रेस ने या इंडिया दल समूह में शामिल राजनीतिक दलों की जो राजनीति है उसकी अस्वीकृति कहीं बढ़ी हो, उसका दायरा बढ़ा है, उसको स्वीकार करने वालों की ताकत बेचैनी है। जी एक रेफरेंस दे दूं, जो आप 122 कह रहे हैं वो 94 है। टीएस सिंहदेव 94 वोटों से हार गए। 16 वोट से बस्तर में इनका कांग्रेस का एक प्रत्याशी हार गया, मात्र 16 वोट से। तो ऐसे लगभग 12-14 तो ऐसे हैं जो लगभग 200 या 250 के अंतर से हार करके बाहर हो गए। मध्य प्रदेश में कोई 7 वोट से हारे हैं, उसका रिकाउंटिंग नहीं कराया सम्मानित जिला निर्वाचन अधिकारी ने। सवाल है ना कि आप, दूसरी चीज है कि यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे चुनाव नहीं है ना। आप अगर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक राजनीतिक दल से आप लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल से आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ पूरी की पूरी सत्ता शासन है और एक तरफ एक राजनीतिक दल है, और वह राजनीतिक दल इसके बीच में भी अगर अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है, उसको लोग एकदम इनकार नहीं कर दे रहे हैं, तो यह उसकी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का दायरा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इंडिया दल समूह में शामिल सभी दल एक साथ एक स्वर में बात करें। जी, इसकी आवश्यकता बढ़ती हुई है। आगे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े बेचैनी वाले दिन है। ये कोई लोकसभा का, अगर आप इस को लोकसभा का सेमीफाइनल नहीं मानते हैं, तो सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस खारिज नहीं हो गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना जन समर्थन बढ़ाया है। आप ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन मिलने वाला मत बढ़ गया बीजेपी में, कांग्रेस ने खुद थोड़े दिया। हमारी जो ताकत थी मेरे पास है, और जो मेरी अपनी ताकत है वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। इसलिए बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, चाहे छत्तीसगढ़ हो। और आप याद कीजिए ना, पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी थी छत्तीसगढ़ में। कहां सिमट गई थी वो? 19 सीटों पर। कांग्रेस कहां सिमट गई? खारिज हो गई वो। आप 2013 में जब चुनाव 2003 के चुनाव में जब कांग्रेस हारी थी तो उसकी क्या दुर्गति हुई थी मध्य प्रदेश में? आज मध्य प्रदेश में कितनी ताकत के साथ मौजूद है वो। ये प्रबंधन के लेवल पे अगर कोई जय पराजय हुई है, इसका मतलब नहीं है कि राजनीतिक रूप से आप अस्वीकार कर दिए गए। राजनीतिक सबसे बड़ी बेचैनी का बीजेपी की केवल यह है कि कांग्रेस की जो जन स्वीकृति है वो खारिज क्यों नहीं हो रही है, उसके प्रति लोगों का लगाव क्यों नहीं खत्म हो रहा है। और यह नेहरू की आलोचना, इंदिरा गांधी की आलोचना, राहुल गांधी को दिल्ली विदेश भेज देना, ये सब उसी राजनीति का हिस्सा है कि आप इनके प्रति आपका विश्वास खत्म हो। जो खत्म होता दिख नहीं रहा है और न होगा, क्योंकि नेहरू इस देश का राष्ट्र नायक है। अगर आज हम और आप इतनी बहस कर रहे हैं, या इस देश में एक नई संसद है, संसद में हम लोग बहस कर रहे हैं, इसमें हमारे राष्ट्र नायकों का बहुत बड़ा योगदान है। और लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं के प्रति, जीवन शैली के प्रति उन्होंने हमको जीना सिखाया है। जी बिल्कुल। कैसे खारिज हो जाएगी? यह सबसे बड़ी बेचैनी है। इसलिए उनकी आलोचना इनके स्तर पर यह हमेशा होती रहेगी। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद अगर नेहरू जी की स्वीकृति, ये तो हमको आपको धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को, सत्तारूढ़ दलों को। जिन लोगों ने नेहरू को कभी नहीं पढ़ा होगा, उन लोग पढ़ने लगे हैं उनकी किताबें। भारत एक खोज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई है। राजीव जी, सर्वे करा लीजिए आप, लोगों के घरों में वो किताब पाई जाने लगी है कि जो नहीं पढ़ी, जो नहीं पढ़ना चाहती थी, वो इन लोगों ने, उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर किया। भाई पढ़ो, कौन आदमी है ये तो इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए आप। नेहरू को इस देश से कोई खारिज नहीं कर सकता। और यही समस्या केवल यही है बीजेपी के सामने, कि उनकी जो राजनीतिक धारा है, उस धारा को उसकी स्वीकृति बढ़ नहीं रही। जहां है वहीं टिके हुए हैं। उनके खिलाफ खड़े होने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और यह इसी राजनीति का हिस्सा है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिनों में जो ये कांग्रेस की जन स्वीकृति है, वह भारतीय जनता पार्टी को लगातार बेचैन करती रहेगी। जी
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की जो जन स्वीकृति है ये लगातार बेचैन करती रहेगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन प्रतिदिन या कहें तो जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि भले जीत और हार प्रबंधकीय यानी कि मैनेजमेंट के स्तर पर जीत और हार तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों से आप किसी पार्टी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा यहां पर अगर कहे तो बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना कैसे मोदी जी करेंगे या बीजेपी करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस हार के भी कैसे जीती है और कैसे सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। और इन सब के बीच क्यों नेहरू याद आ रहे हैं बीजेपी को, और नेहरू को डिफेम करने की कोशिश, उनकी गलतियों को उजागर करने की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर हम चर्चा जरा आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं हम। और प्रमोद अग्रवाल जी, कैसे आप देखते हैं, आप चूंकि छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और वहां परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, सब कुछ सामने है, उन सब चीजों पे ज्यादा चर्चा आप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होना एक बड़ा सवाल तो है ही। जैसे राकेश अचल जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में जो कुछ चल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं, वैसे ही तो वहां और भी है ना। और इन सब से इतर अगर दिल्ली में देखें तो यहां पर नेहरू जी का नाम किसी भी रूप में लिया जा रहा है, ढाल बना के ही सही। प्रमोद अग्रवाल जी, थोड़ा सा माहौल को हल्का करें राजीव जी। मनमोहन देसाई नाम के एक फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे हिंदुस्तान में, अमिताभ बच्चन को उन्होंने सुपरस्टार बना दिया था। उनकी 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूं। एक फिल्म थी मर्द। मर्द में अंग्रेजों का शासन के जमाने का पिक्चराइजेशन था। उसमें एक अंतिम सीन आता है जिसमें अमिताभ बच्चन का वास्तविक घोड़ा लॉर्ड कर्जन के पत्थर की घोड़ी को लेकर के भाग जाता है और वो घोड़ी ओरिजिनल घोड़ी में कन्वर्ट हो जाती है और लॉर्ड कर्जन की मूर्ति जो है वो लटकते रह जाती है और पूरा सिनेमा हॉल ताली बजाता है इसको देखकर। यही स्थिति आज संसद की हो गई है कि इतिहास की एक पत्थर की घोड़ी को गलत घोड़ी बना करके पेश करना और उस घोड़ी के साथ अपना घोड़ा दौड़ा देना और उस पर ताली बजवाना, यही काम हो रहा है। सुपरस्टार कहलाते थे अमिताभ बच्चन। उन फिल्मों में काम करके एक फिल्म आई थी उनकी, उसमें उस एक कुएं से बाहर निकलने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करने के लिए एक सांप आकर लटक जाता है और उस सांप के साथ अमिताभ बच्चन कहते हैं कुएं से। तो उसी तरह की बातें कर रहा है, एक सांप लटका दिया है और उस पर निकल के वो लोकतंत्र की लड़ाई जीतना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया है इन 10 सालों में, वो क्यों नहीं बताते हैं। एक नाम ग्याल करके सांसद हुआ करते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हैं लोकसभा में, लद्दाख से चुनकर आते हैं। अब पिछले अविश्वास प्रस्ताव बहस की थी उन्होंने, 1.25 घंटे का लंबा भाषण किया था जी। उनको क्यों नहीं कश्मीर पर बात करने के लिए लोकसभा के अंदर, वो क्यों नहीं बताते कि आज लद्दाख है या कश्मीर की हालत क्या है, वहां की जमहूरियत की हालत क्या है। उसको 6 साल से आपने सस्पेंड करके रखा है, तो अगला लोकसभा चुनाव जब होगा आज से 4 महीने बाद, तो वहां की जो 6 सीटें हैं लोकसभा, उनका चुनाव भी रोक दिया जाएगा। क्या वो चुनकर नहीं आएंगे दोबारा? अगर आप विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते वहां पर, तो लोकसभा का चुनाव कैसे कराएंगे? ये क्यों नहीं बताते? वहां के जितने कश्मीरियों को पंडितों के नाम पर आपने पूरे देश से वोट जुगाड़े हैं, उन कश्मीर पंडितों को आपने में जाया है, उनको क्या रोजगार दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था करी है, ये क्यों नहीं बताते? नेहरू जी ये तो बहुत पुरानी बात है, खुद भी कह रहे थे कि मैं पैदा नहीं हुआ था उस समय, लेकिन आज तो आप पैदा हैं और आप पैदा नहीं हैं, गृह मंत्री हैं इस देश के, आप क्या कर रहे हैं ये क्यों नहीं बताते? दूसरों से सवाल करते हैं, आप जवाबदारी की स्थिति में जवाब नहीं देते हैं। अब दूसरी बात पर आता हूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के निवास पर बैठक हो रही है और उसमें से मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो सकता है। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि इतना लोकतंत्र तो बाकी है कम से कम भारतीय जनता पार्टी में
कि उनके यहाँ बैठकें हो रही है किसी निर्णय को लेने के लिए। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता था कि मोदी जी किसी की बात सुनते होंगे। वो तो पर्ची निकालते हैं और बाजीगरी हो गई साहब, मैंने नाम तय कर दिया, ये आदमी बनेगा। कम से कम इतना लोकतंत्र आ गया है। इसका मतलब यह है कि अंतर विरोध बढ़ रहा है। तो सवाल पूछने लगे हैं अंदर में कि आप ये निर्णय कैसे ले रहे हो, अगर ये निर्णय लेने का इसका कारण क्या है। इस बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एक से अधिक दावेदार हैं, मतलब आपके चयन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। जिसका चयन आप करना चाहते हैं उसके चयन को चुनौता नेता भी इसलिए आप मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रहे हैं। सारे मीडिया हाउसेस को बताया जा रहा था कि रेवंत रेड्डी के नाम पर बगावत हो गई है, रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने पर कुछ लोग सहमत नहीं है। अब क्या हो रहा, तो चुन लिया गया। मिजोरम में सबसे आखिरी में चुनाव हुआ, वहां चुन लिया गया मुख्यमंत्री, वो भी शपथ लेने को तैयार है। आपके राज्यों में क्यों नहीं ले पा रहा है। तीसरी बात यह है, मुझे जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार आपके एमएलए मंचों से गालियां तेलंगाना में, आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। यहां पर रमन सिंह का जहां तक सवाल है, अगर आप रमन सिंह को हटाते हैं तो मेरे को लगता है कि उत्तराखंड की तरह आपको भी इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ इस बात को माफ नहीं कर पाएगा। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने इस बार 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वो कैसे भी बनाए हो, किसी भी पार्टी कोई हो। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 51 अनारक्षित सीटों में से 35 ओबीसी के विधायक हैं, दोनों पार्टियों के मिलाकर के। और छत्तीसगढ़ की विधान 90 में से 20 महिला विधायक हैं, दोनों पार्टियों के मिलाकर के, जो देश में सबसे ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से दोनों स्थिति में, ओबीसी की स्थिति में भी और महिला की स्थिति में। अगर आप इस शक्ति को नकारते हैं और जो ओबीसी जो महिलाएं 20 चुनी गई हैं उसमें एक ही सवर्ण जाति की है, बाकी सब SC ST हैं। अगर आप इस बात को नकार के किसी सवर्ण को या ऐसे आदमी को थोपेंगे जिसका जनाधार नहीं, जिसने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आपको 15 पर पहुंचा दिया था, तो आप फिर से वही भूल करने जा रहे हैं। और इन तीनों राज्यों में एक बात और हुई थी पिछले बार कि इन तीनों राज्यों को कांग्रेस ने जीता था और वहां के 4 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए थे और पूरे तीनों राज्यों में से 1 सीट मिल पाई, 3 सीटें मिल पाई थी लोकसभा की कांग्रेस को। अगर वोट परसेंटेज का हिसाब देखा जाए तो वो अंतिम चुनाव था। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जितना परसेंटेज पिछली बार मिला था, तो किसी भी विधानसभा में जहां आप 164 सीटें जीते हैं वहां पर भी आपने उस परसेंटेज को अभी क्रॉस नहीं किया है। कांग्रेस का परसेंटेज इंटैक्ट है। उन्होंने जो पिछले लोकसभा चुनाव में परसेंटेज प्राप्त किया था वोटों का, उससे 8% ज्यादा है। जो पिछला चुनाव वो हारे थे लोकसभा का, उससे 8% अभी उनको ज्यादा वोट मिला है। लड़ाई वही सीधी की सीधी है। इसका मतलब यह है कि जो पिछले बार के चुनाव के बाद उलट आया था लोकसभा का रिजल्ट, वो इस बार भी दृष्टिगोचर हो सकता है। इस बात का ध्यान उनको भी है। इसलिए ये जो आप कथित रूप से जो बता रहे हैं कि वहां पर मीटिंग हो रही है, उसका ये भी है कि अगले आदमी को अपनी सीट का खतरा नजर आ रहा है, इसलिए हो रहा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे। 35 ओबीसी 90 में से 35 ओबीसी कैंडिडेट चुन के आए हैं, 35 विधायक चुने गए हैं। उनमें से अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साहू के ऊपर, जो साहू समाज के लोग हैं उनके ऊपर भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोग चर्चा कर रहे थे। और 12 विधायक साहू समाज से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 12 विधायक चुन के आए हैं, जिनमें से 50-50% है। 50% यानी 6 विधायक कांग्रेस के खाते में और 6 विधायक बीजेपी के खाते में। तो ये भी नहीं कह सकते कि साहू समाज ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दोस्तों मैं बात रख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 12-13 ऐसे विधायक चुन के आए हैं जिनकी जीत का अंतर बहुत कम, ये बीजेपी की तरफ से जीत का अंतर बहुत ही कम है। यानी कि कांग्रेस की पार्टी से लगभग 10 से 12 विधायक ऐसे हार गए, प्रत्याशी हार गए, जो
बहुत ही कम अंतर से 16 मतों से लेकर 250 मतों के बीच में है। तो ये एक छोटा सा, बहुत छोटा अंतर, इन अंतरों को अगर पाट दिया जाता, अगर जो भी हुआ हो, तो आज परिस्थितियां कुछ और दिखाई देती। खैर, जो जीता वही सिकंदर कहते हैं ना। तो यहां पर जीत बीजेपी को मिली है और बीजेपी को बधाई, लेकिन बीजेपी जल्दी से जल्दी अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करे, यही चाहत सबकी है, छत्तीसगढ़ के निवासी हों चाहे राजस्थान के हों। और राजस्थान के लोगों को ज्यादा इसकी चिंता है, फिक्र है, क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट सामने नहीं है कि बल्कि वहां पर आप देखिए दिन दहाड़े हत्या ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक बाबा साहब निकल के आते हैं, वो धमकाते हैं, नए नवेले विधायक बनते हैं और विधायक पद की शपथ नहीं लेते हैं, लेकिन धमकी देने रोड पे चले आते हैं, रेडी पटरी वालों को धमकाने लगते हैं। तो ये जो चीजें, और आज जो परिस्थिति वहां पर दिखाई दे रही थी कि पूरा का पूरा राजस्थान आज बंद था। तो देख लीजिए किस परिस्थिति में, कैसे, किस दिशा में इस देश का लोकतंत्र जा रहा है, देश का संविधान जा रहा है। और संविधान का जहां तक जिक्र करूं तो आज बाबा साहब अंबेडकर साहब का निर्वाण दिवस है, आप जानते हैं 6 दिसंबर, तो उनको भी नमन। और आज ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। तो ये दो इतिहास के दर्ज पन्ने जिसको यहां कुरेद रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ें और जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अब जल्दी जल्दी, क्योंकि वह एक लंबी चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए नेहरू से लेकर मुख्यमंत्रियों तक कांग्रेस इस वक्त बैठक कर रही है, अभी तस्वीर आप देख रहे होंगे, और इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और दिल्ली में मौजूद तमाम नेता जो हैं वो उस बैठक में शामिल हैं। और राहुल गांधी को बैंकॉक भेजने वाले लोग भी आज शायद आश्चर्यचकित होंगे कि अरे ये तो यहां बैठा हुआ है, बैंकॉक में नहीं है, मसाज नहीं करवा रहा। तो इसलिए जरा ये समझूं कि आपके जरिए कि चल क्या रहा है और ये आखिर राहुल गांधी प्रणाम किसको कर रहे हैं, जो तस्वीर आप अभी देख रहे थे। क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा राहुल को डिफेम करने की कोशिश, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज भी राहुल के ऊपर ही पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं लोग। अलग अलग हेडिंग से अलग अलग खबरें बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। चर्चा तो लाजमी है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। जी देखिए, नेहरू के साथ इनका जो, मैं अगर यहीं से शुरू करूं तो नेहरू के साथ इनका जो झगड़ा है वो मेरिट बेसिस पे बड़ा कम है। उसका कारण है कि नेहरू को इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। नेहरू के बारे में कुछ जो अवधारणाएं बना दी गई हैं, जिसमें नेहरू को लेके एक बहुत छोटा सा कैप्सूल है वो अपने समर्थकों के सामने पेश कर दिया जाता है। उसमें नेहरू को लेके 3-4 चीजें हैं। नंबर 1 कि उनके कपड़े पेरिस ढूंढने जाते थे। नंबर 2 कि उनकी सिगरेटें जो है वो एयर इंडिया के हवाई जहाज से आती थी। तीसरी, एडवीना के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। और चौथी कि कमला नेहरू को हॉस्पिटल में बीमार छोड़कर नेहरू जी जो है वो घूमने निकल जाया करते थे। इसके आगे अगर आप 5वीं बात पूछें तो इनके, मेरा ख्याल है 99.99% लोगों को भी नहीं मालूम, उसके अलावा कोई बात वो नहीं जानते, उनके लिखाई किताबों को नहीं जानते। एक ही बात उनको यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर नेहरू और कश्मीर के रिश्तों को जानना है तो उनको अशोका विश्वविद्यालय के डॉक्टर श्रीनाथ राघवन ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है उनके ऊपर, और उन्होंने बताया है कि जो कश्मीर का जो जिसको ये समस्या मानते हैं, सही बात है कि कश्मीर को बचा लिया गया और उसमें इसके पीछे धारा 370 का भी जो मामला है या विशेष राज्य का दर्जा है, इसमें सारा का सारा जो कुछ था उसमें 4 लोगों का हाथ था। नेहरू का हाथ था, सरदार पटेल का हाथ था, संविधान सभा के एक सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला। लेकिन सारा इनका गुस्सा निकलता है नेहरू पे। तो उसका कारण यह है कि ये बहुत ही कुंठित लोग हैं। वो नेहरू की जो उदारता है, क्योंकि नेहरू की देखिए सबसे बढ़िया जो उनकी सारी किताबें, सारे लेख बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो किताब है जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी और उसमें उन्होंने पूरा का पूरा इतिहास लिखा था। प्रेमचंद ने कहा है कि सभ्यता की इससे सुंदर और सरल व्याख्या दूसरी हो ही नहीं सकती है। अब देखिए, कार्य पद्धति का 1-2 लाइन में पढ़ के बता रहा हूं, कार्य पद्धति का जो फर्क है वो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। नेहरू ने लिखा था सभ्यता को का पूरा निचोड़ देते हुए कि मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। ये नेहरू के काम का तरीका था। और उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी के आज जो सबसे बड़े जो नेता हैं मोदी जी, उनका क्या हाल है। वो कभी भी सबके साथ मिलकर काम करने की सोच ही नहीं सकते। इनका बुनियादी जो यहाँ पे काम की पद्धति का जो तरीका है वो ये तरीका है जिसके कारण नेहरू से ये चिढ़ते हैं। इसलिए इन्हें हर वक्त जो है नेहरू की बुराइयां ही नजर आती हैं।
खैर नेहरू के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जाने की जरूरत है। और ये जैसा कि बताया गया कि नेहरू के बारे में बहुत पढ़ा लिखा जा रहा है। अगर लोग पीयूष बबेले की किताब पढ़ें, पीयूष बबेले तो बचपन में आरएसएस में जाते थे। जब उन्हें पता चला, उन्होंने फिर अध्ययन करना शुरू किया कि भाई आखिर नेहरू से क्यों चिढ़ते हैं आरएसएस के लोग। फिर उन्होंने तो पूरी की पूरी किताब लिख डाली। उसके बाद आप जाइए, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब ने लिखी, बड़ी सुंदर किताब लिखी है कि भारत माता है कौन है। ये सारे संदर्भ जो है, ये सारे के सारे संदर्भ जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक। अच्छा, असली बात मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बहस करना वैसे भी बेकार है। आप किनको पढ़ने बोल रहे हैं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी? आप पढ़ने किसको बोल रहे हैं? जिनको पढ़ने से कोई सरोकार नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी लोग, कहाँ आप पढ़ने की बात कर रहे हैं? जी, मैं अन्याय कर रहा हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। सारे देवी देवताओं से, सभी ग्रह नक्षत्रों से भी माफी चाहता हूँ मैं, ये मैं बड़ा अन्याय कर रहा हूँ उनके साथ। तो कुल जमाए जो बात है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ये जो बात हम कर रहे हैं नेहरू को, तो नेहरू को हम एक तरह से अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं, अपने आप अंदर ऊर्जा डालने के लिए। लेकिन नेहरू के बारे में तो कहा गया था कि भारत को देवताओं के ओर से लिखा गया सबसे सुंदर प्रेम पत्र है। ये नेहरू के लिए किसी ने कहा था ये। तो खैर छोड़िए नेहरू को और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी को उनके ही हाल पे छोड़ दिया जाए। मैं केवल इसके ऊपर करूंगा कि अब जो भारतीय जनता पार्टी में तीनों राज्यों में जो है, याद कीजिए जब बहुत सारे सांसदों को भेजा गया था इन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, तब हम सबने इस तरीके की आशंका जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहे हारे चाहे जीते, उसमें शीर्ष नेतृत्व के लिए राज्य स्तर पे जो झगड़ा मचेगा। अब मुझे लगता है कि उसकी जो शुरुआत है ये हो रही है। अब देखने की बात यह है कि किसे मुख्यमंत्री कहां पर बनाया जाता है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, जिसके बारे में मेरे पास सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से कह सकता हूं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन आप उनको अगर बनाएंगे तो सारे के सारे उस ओबीसी कार्ड का क्या होगा, जिसके लिए अरुण साव को बाकायदे सांसदी छोड़ के और उनको एक 1.5 साल का उनकी मेहनत है छत्तीसगढ़ में, वो अध्यक्ष बन के उन्होंने यहाँ पर जो काम किया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है। परंपरा भी यही है कि 2003 के पहले रमन सिंह को भी वो राज्य मंत्री थे केंद्र में, उनको वहां से त्याग पत्र दिला के भेजा गया था छत्तीसगढ़, उनको बाकायदे उन्हीं के हाथ में कमान सौंपी गई। तो उस परंपरा का अगर निर्वाह करते हैं तो अरुण साव को बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब तीसरी, ऐसे बहुत सारे जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक मशक्कत का काम होगा भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन कुल जमा इतना जो विलंब हो रहा है, और एक नहीं तीनों राज्यों में हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि समस्या केवल एक राज्य में नहीं, 3 राज्य में होगी। और अब देखने की बात होगी कि कौन कहां पर मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पद हमेशा के लिए खाली रहेगा, लेकिन एक तरह से समस्या बनी रहेगी। और आंतरिक जो विरोध है, इस तरीके की समस्या के साथ ही कोई भी मुख्यमंत्री को काम करना पड़ेगा। तो आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से इन राज्यों में प्रशासन वो कैसे देंगे, किस प्रकार का देंगे, देखने वाली बात है। और राजस्थान की अगर बात करें तो पहले दिन वहां पर जो हुआ है, बाल मुकुंद आचार्य साहब जो सड़कों पे निकल आए हैं, ये पुराने समय में ये काम जो थे ये गुमाश्ता अधिकारियों के हुआ करते थे। आपको याद होगा राजीव जी, नगर पालिका के गुमाश्ता निकलते थे सड़कों पे, देखते थे, उनके लाइसेंस चेक करते थे, उनसे पैसा लिया करते थे और सारे बाजार की सुविधाएं देखते थे। वो काम अगर एक नवनिर्वाचित विधायक कर रहा है जिसने भी शपथ भी नहीं ली है, तो हम यही कह सकते हैं कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। राजीव जी। जी, पार्टी तो अभी शुरू हुई है और पिक्चर अभी बाकी है। 2 दिन पहले इसी पे हम कार्यक्रम कर भी रहे थे, आप थे उस कार्यक्रम में, हमारे साथी शकील अख्तर जी भी थे, आप तमाम साथी थे। तो पिक्चर अभी बाकी है, इंतज़ार कीजिए। अमलेंदु जी, थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा, आपके पास आऊँ, लेकिन आपसे पहले ज़रा शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और उसमें जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें नेहरू के संदर्भों को सामने लाया जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग याद कर रहे हैं, हम सब याद कर रहे हैं उस हिसाब से भी। और देखिए कि कितना सुंदर, कितना अच्छा दिन है इस लिहाज से कि आज जो संवैधानिक परंपरा अपनी है उसको भी बरकरार रखना, खासकर बाबा साहब को याद करके तो रखने की इच्छा जागृत तो होनी ही चाहिए। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। और ऐसे में जो सदन के अंदर हो रहा है और जो सदन के बाहर हो रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया इसलिए भी क्योंकि ये तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में
3 दिन के भीतर चुनाव खत्म होने के बाद से जो कुछ भी हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आ रही है, अभी छत्तीसगढ़ के हमारे 2 साथी प्रमोद अग्रवाल, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने अपनी बातें रखी, वो आप सुन चुके हैं, और राजस्थान में जो कुछ पिछले 3 दिनों में हुआ है वो चर्चा भी, और जो तस्वीर भयानक भयावह तस्वीर जो सामने आई है, वीडियो जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, उसको हम सब ने देखा और दिल दहल गया कि कैसे सरेआम हत्या कर दी जाती है। इन चीजों को अगर आप क्लब करें तो फिर क्या भाजपा यहां भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, सहमी हुई नहीं दिखाई देती है 2024 के लिहाज से? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जो है वो दिखना नहीं चाहती, और इसीलिए वो ये सारी चीजें लोकतांत्रिक तरीके और बिटिंग और ये सब कर रही है। सच्चाई ये है कि वहां पे जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, और मोदी जी ने अपने मन में ये तय कर लिया होगा कि मुझे किन लोगों का चुनाव करना है। आप याद करिए कि महाराष्ट्र में जब फडणवीस को बनाया गया था तो कोई फडणवीस साहब को जानता था? हरियाणा में जब खट्टर जी को लाया गया था कोई खट्टर जी को जानता था कि खट्टर जी कौन है? धामी चुनाव हार चुके थे उत्तराखंड में हारे हुए कैंडिडेट को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज की तारीख में इन 3 राज्यों में कौन बनेगा? झारखंड रघुवर दास थे। जी हां, तो इन 3 राज्यों में कौन बनेगा? ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे कोई कितनी कयासबाजी कर ले, कुछ पत्रकार दोस्त हमारे कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि कौन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका फैसला इस आधार पर नहीं होगा कि विधायक दल की बैठक में किसको लोग चाहते हैं। क्या इन 3 राज्यों में विधायक दल की बैठक हुई? कांग्रेस में कहते थे कि हाईकमान चुनता है, मगर उससे पहले कांग्रेस अपना ऑब्जर्वर पहुंचाती थी, वहां पे विधायक दल की बैठक होती थी, सबसे मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, और फिर ऑब्जर्वर जाके वहां हाईकमान को बताता था कि ये जो विधायकों ने कहा है, और फिर वहां से कहा जाता था कि विधायकों की राय और हाईकमान की मर्जी से हम इसको चुन रहे हैं। या तो विधायक दल की बैठक ही नहीं हुई, हमारी जानकारी में तो अभी तक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में हुई क्या? राजस्थान में हुई? मध्य प्रदेश में हुई? कहीं नहीं हुई। तो क्या है ये? तो ये सब जो है मोदी जी के काम करने का तरीका है, और इसीलिए जब इंडिया गठबंधन की बात आती है तो हम 3 तारीख के रिजल्ट के बाद से बार बार कह रहे हैं, और लोग यहां तक कहने लगे कि कांग्रेस हार गई है और आप कह रहे हैं इसके बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। हम कहते हैं हां, क्योंकि कांग्रेस की हार से भी जो विपक्षी दल है उनकी समझ में ये आ गया कि इतनी मजबूत कांग्रेस भी हार सकती है, 40% वोट लेके भी हार सकती है, बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट लेके भी हार सकती है, तो फिर हम कहां ठहरेंगे? इसलिए आज इंडिया गठबंधन की जरूरत है, और इसलिए आज इंडिया गठबंधन के जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब उस बात को दोहरा रहे हैं कि हमने कब मना किया था। और ये बात सही भी है। ये मीडिया ने जो कहानी बनाई है इसमें भाई एक मीटिंग 7 तारीख को जो हो रही है, 6 तारीख को आज जो हो रही है, अभी ये वो पहले से तय थी कि ये मीटिंग जो है, संसद चल रहा है, संसद में हमारे इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनके साथ हम बैठेंगे, और जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं इंडिया गठबंधन के, उनके साथ हम तीसरे हफ्ते में दिसंबर के बैठेंगे, और वो तारीख 17 तय हो गई है। आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कितनी जोर दे के कह रहे हैं क्यों नहीं जाऊंगा मैं वहां पे। तो कोई भी दल उनमें से ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैं इंडिया गठबंधन से विड्रॉ कर रहा हूं। आज के अखबार आप जितने उठा के हैं सब देख लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए, वो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन बना रहा तो मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मोदी जी को बचाने के लिए उनका पहला काम है इंडिया गठबंधन को फेल करना, और इंडिया गठबंधन का हर नेता इस बात को जानता है। ममता बनर्जी के यहां से स्पष्टीकरण आया ना कि शादी है इसलिए नहीं आ पाएंगी वो। तमिलनाडु की तो वैसे कोई बात नहीं थी, सबको मालूम है कि स्टालिन बहुत मजबूत हैं, मैं फिर भी स्टालिन के यहां से आया कि हालत जो है चेन्नई में इतनी खराब हो रही है
तमिलनाडु में इतनी खराब हो रही है, कैसे आ सकते हैं? नीतीश का आया कि तबीयत खराब है, नहीं आ सकते। और किसी ने यह नहीं कहा कि हम 17 को नहीं आ रहे हैं या अगली मीटिंग में नहीं आएंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे। हर आदमी ये कह रहा है कि हम 17 को आएंगे, सीट शेयरिंग होगी और एक सीट पर एक उम्मीदवार लड़ेगा। 2024 जो है सबके लिए जीवन मरण का चुनाव है। अगर मोदी जी जीत गए तो विपक्षी दलों के लिए, और अगर मोदी जी हार गए तो मोदी जी के लिए। आप क्या समझते हैं कि अगर मोदी जी 2024 का चुनाव हार गए तो बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ बोलेंगे नहीं? वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिसके बारे में मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भी सारे बीजेपी के नेता ये बोलते हैं कि राजनीति में हमारा सम्मान खत्म हो गया। आज कहीं किसी का सम्मान है? पूरा चुनाव आपने देख लिया, 5 राज्यों का, कहीं कोई बीजेपी का नेता दिखा? मोदी जी, अमित शाह, अमित शाह, मोदी जी, कोई है दूसरा नेता? आज आप किसी मंत्री जो है उनका फोटो डाल दीजिए और पूछिए मंत्री कौन है, तो कोई बता नहीं सकता है कौन से मंत्री जी हैं ये। और इससे पहले जब यूपीए का शासन था तो इन बीजेपी वालों की कितनी इज्जत थी, ये भी सबको मालूम है। लेकिन आज कहीं पे भी पार्लियामेंट में आप जाइए, बीजेपी के दफ्तर जाइए, किसी भी जगह जाइए, सिर्फ 2 नामों की चर्चा होगी और वो 2 नाम भी एक ही है, मोदी जी की चर्चा होगी। तो आज की तारीख में सब इस बात को जानते हैं कि 24 हारने का मतलब है मोदी जी खत्म, और इस तरफ हारने का मतलब है कि सारे विपक्षी दलीय खत्म। इसलिए दोनों 24 के लिए अपने पूरा जी जान लगा देंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है 2024 का। बिल्कुल बिल्कुल, 2024 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बीच ये बैठक जिस बारे में बात हो रही थी, ये बैठक खत्म हो चुकी है और यहाँ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नसीर हुसैन, उन्होंने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। वो आप तक हम पहुंचाते हैं, अगर तैयारी हो गई हो तो ज़रूर स्क्रीन पर ले आइए, और क्या कुछ इस बैठक में रहा वो सुनाते हैं, और फिर सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी और जल्दी से इस कार्यक्रम को समापन की ओर जल्दी आप लोगों के दूसरे दौर की बातें हम सुनना चाहेंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक में, यानी इस बैठक में इंडिया गठबंधन की जो यहाँ संसदीय दल के जो नेता हैं उनकी बैठक में क्या कुछ रहा है वो जरा सुनेंगे पहले। लेकिन तब तक तैयारी जब तक उधर हो, अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ कहेंगे आप इंडिया गठबंधन से लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी तक? आइए जरा सुन लेते हैं पहले। राज्यसभा के इंडिया अलायंस के फ्लो लीडर्स की मीटिंग थी, जो हर दिन सवेरे हम लोग मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, वो आज मीटिंग वो हो नहीं पाई थी, तो इसीलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पे सारे फ्लो लीडर्स की मीटिंग हुई। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। बहुत सारे इश्यूज पार्लियामेंट के डिस्कस हुए, बिल्स जो अपकमिंग बिल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ, सरकार के रवैये के बारे में डिस्कस हुआ, और दूसरे भी बहुत सारी बात हुई। उसके अलावा ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग, जो लीडर्स की मीटिंग है, वो लीडर्स की मीटिंग का भी डेट 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस कर देंगे। टीएमसी और शिवसेना नहीं आए, इस तरह की बात वो पहले ही बोल दिए थे, आ नहीं पाएंगे आज की मीटिंग में। हर दिन होता है कि कोई एक पार्टी 2 पार्टी कोई ना कोई मजबूरी की वजह से नहीं आते हैं। वो आज पहले ही एक्सक्यूज बोल दिए थे, आ नहीं पाएंगे दोनों पार्टी से। बट मेरे ख्याल 17-18 पार्टीज मौजूद थे, सारे पार्टी जो हर दिन आते हैं वो मौजूद थे। 2 पार्टीज आने पाते करके पहले ही उन्होंने बोल दिया था। सर, अगली बैठक का दिन नहीं हुआ, तय हुआ है सारे लीडर्स को, क्योंकि पिछली बार भी सारे लीडर्स को तय किए थे। बहुत सारे लीडर्स उस टाइम बिजी थे, तो 6 तारीख का डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। अब सारे लीडर से फिर से दोबारा बातचीत हो रही है, एक डेट तय होगा, डेट तय होती है आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे आप यहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद क्या कुछ वहाँ हुआ उसकी जानकारी दे रहे थे, और दूसरी तरफ उधर प्रधानमंत्री आवास पर भी बैठक खत्म हो गई है, और उस बैठक के बाद जो जानकारी आई है, जो कहा जा रहा है वो यही कि कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। यही अंदर से खबर आई है निकल के, आगे कुछ नहीं। अब सम्मानित क्यों किया जाएगा आप सब समझ सकते हैं। 3 राज्यों का चुनाव जीत चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लेकिन मुख्यमंत्री मिले ना मिले, मोदी जी मिले हुए हैं और मोदी जी का सम्मान बहुत ज़रूरी है। तो कल 9 बजे उनका सम्मान आप लोग देखिए, वो खबर आप तक अलग अलग मीडिया चैनलों के जरिए पहुंच ही जाएंगी। अमलेंदु उपाध्याय जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। ऑडियो नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी आपके पास, तब तक अमलेंदु जी रिज्वाइन कीजिए। प्रशांत जी। जी राजीव जी, जो चर्चा हो रही है उसमें 2 एक बातें मैं जोड़ूं, लेकिन उसके पहले कि जो राहुल गांधी के विदेश जाने की बात की अफवाह जिस चैनल ने चलाई, उस चैनल पे बड़ा तरस आता है। वहाँ बड़े तजुर्बेकार लोग हैं और ऐसी गलतियां क्या वो करते हैं या उनसे करवाई जाती है या कोई मजबूरी है, बड़ी अजीब सी बात लगती है। अब उसके बड़े सारे किस्से हैं उनके, लेकिन वो मैं यहाँ अभी नहीं कहूँगा। दूसरी की बात, जहाँ तक मुख्यमंत्रियों की बात है, देखिए मुख्यमंत्री 3 राज्य हैं और 13 कैंडिडेट तो मेरी निगाह में है, 2-4 आप जोड़ दीजिएगा जी। तो 3 राज्यों में 13 कैंडिडेट हैं। और ये कोड वर्ड एक चलता है कि अगर कोई कहे कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, इसका मतलब है कि वो दावा ठोक रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है। और शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद इतने छोटे नेता अब नहीं हैं, और खासकर इस जीत के बाद जिसमें उनको किनारे कर दिया गया था और वो जीत वो लेकर आए हैं, वो इतने छोटे नेता नहीं है कि उनको आप केंद्र में बुलाकर मछली पालन या बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय दे देंगे। ये नहीं हो सकता। ये होगा तो बहुत शोर मचेगा बीजेपी के अंदर भी। दूसरी बात, अब देखिए मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ आपको, आप भी बताइए, 2-4 नाम आपके पास भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, हेलीकॉप्टर की चाहत, विधायक को हेलीकॉप्टर नहीं मिलता, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, BD शर्मा, 6 कैंडिडेट, हो सकता 2-4 और हो। राजस्थान वसुंधरा राजे, बालकनाथ, वहाँ के राजस्थान के योगी आदित्यनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, किशोरी लाल मीणा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, रमन सिंह, अरुण साव, OP चौधरी। तो 3 राज्य 13 कैंडिडेट, अभी और भी होंगे। तो ये ओलंपियाड चल रहा है, उस ओलंपियाड को 3-4 दिन हम लोग देखेंगे, इतना जल्दी से आसानी से फैसला भी नहीं होगा। अब रही बात की जो मैंडेट है और कांग्रेस की रणनीति क्या, देखिए बड़ी साफ सी बात है राजीव जी कि 40% वोट आया है कांग्रेस को, और उसके बाद 4,90,00,000 वोट है, 9.5 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा है। जरा इसकी तुलना करें हम कि ये जो वोट आया है, कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव में गई और बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव में गई, और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बीजेपी गई चुनाव में ध्रुवीकरण के मुद्दे को लेके और साफ साफ कहें कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे को लेके। ईडी, CBI, इनकम टैक्स, निष्क्रिय चुनाव आयोग और ये जो मीडिया जो राहुल गांधी को विदेश भेज रहा है, उन सब के सहयोग से बीजेपी गई। तब बीजेपी को इस चुनाव में 9 सरकारें बन गई 3 जगह, लेकिन बहुमत आ गया। सरकारें तो अभी नहीं बनी, बहुमत आ गया। अब उसके बाद बीजेपी को फिर भी 9 लाख वोट कम मिले, 9.5 लाख वोट कम मिले कांग्रेस से। कांग्रेस किन मुद्दों पर गई? सामाजिक न्याय, जातिवाद जनगणना, रोजगार के सवाल, खेती के सवाल, MSP, कृषि के सवाल, महिलाओं के अधिकारों के सवाल। इन सवालों पे अगर कांग्रेस गई है और कांग्रेस को इतना समर्थन मिला है, बहुमत नहीं आया है बात अलग है, लेकिन इतना समर्थन 40% का मिला है, इसका मतलब है कि समाज में ये मुद्दे चल रहे हैं।
और अगर ये लेवल प्ले फील्ड होती, अगर बीजेपी ईडी के साथ न जाए, बीजेपी राहुल गांधी को विदेश भेजने वाले मीडिया के साथ न जाए, और अगर बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन वाकई निष्पक्ष हो, टीएन शेषन के जमाने का इलेक्शन कमीशन हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये तस्वीर भी होती जो हमको दिख रही है। तो इसलिए कांग्रेस की जो रणनीति है, और कांग्रेस को की रणनीति बड़ी साफ, उनको केवल अपनी इलेक्शन मशीनरी ठीक करनी है। बाकी 3 सरकारें बड़ा मौका देंगी। अभी एक विधायक जो कि कोई 400 वोट से शायद जीते हैं वो राजस्थान में, वो राजस्थान के सारे नॉन वेज रेस्टोरेंट बंद कराने में मुहिम चला चुके हैं, जहां सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी जाते हैं। अब विदेशी सैलानियों को राजस्थान में आने के बाद अपने मनपसंद खाना उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुहिम चला चुके, उनकी सरकार है, वो तो पुलिस भी उनकी है जी। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन मेरी निगाह जो है इस ओलंपियाड में जरूर है कि 3 राज्य 13 मुख्यमंत्री के दावेदार, देखिए क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है बीजेपी हाईकमान से कि मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं हूं, पार्टी लाइन के अंदर हूं, और मुख्यमंत्री पद के लिए जिम्मेदार मुझे भी आप मान लीजिए, उस उम्मीदवारी में मैं भी हूं, ये कह चुकी हैं आज ही। और चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत से भी मिली हुई हैं। पता नहीं कहाँ क्या कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है राजस्थान में, लेकिन बहुत कुछ अभी होना बाकी है। राकेश अचल साहब, आपके पास जरा आना चाहता हूँ। बहुत सारी चर्चा बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं, और उसमें अब आगे ज़रा आपकी बातचीत भी समझना चाहता हूं कि एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ सदन के अंदर, और 15 दिनों का ये है, 22 तारीख तक संसद है, और इन 22 दिनों में जो कुछ हो रहा है, आज तीसरे दिन में जो कुछ सामने था आपने देख ही लिया। नेहरू के नाम पर आ गई बीजेपी, गांधी से होते हुए नेहरू तक, और बार बार नेहरू याद आते हैं बचाव के रूप में। लेकिन दूसरी तरफ कल संसदीय दल की, बीजेपी संसदीय दल की बैठक है 9:30 बजे, और उस बैठक में मोदी जी का सम्मान किया जाएगा, इसलिए क्योंकि तीनों राज्यों की जीत उन्होंने दिलवाई है। जनता पार्टी का असली जो चेहरा है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो आपको 22 तारीख तक असली चेहरा जो 2024 के चुनाव के लिए तैयार किया गया, एक मुखौटा हर बार बनाना पड़ता है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। संक्षेप में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इधर तो 1 अनार 100 बीमार वाली बात है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो रहस्य का पर्दा है कल परसों तक हट जाएगा। तो जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये 3 राज्य जीतने के बाद भी जो घबराहट है वो दूर क्यों नहीं हो रही है। उसकी वजह बहुत मोटी सी है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ 45% वोट हासिल किया था। 303 सीटें उसमें भारतीय जनता पार्टी की थी और बाकी 53 सीटें उनके गठबंधन के सहयोगियों की थी। लेकिन पिछले 10 साल में ये गठबंधन इतना जर्जर हो गया है, कहने को तो इसमें 34-35 पार्टियां जिनके नाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन इन 10 साल में ये गठबंधन इतना जर्जर हुआ है। सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना गायब, दूसरी अकाली पार्टी गायब, और ऐसी छोटी छोटी तमाम पार्टियां चली गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये डर सता रहा है कि 8 महीने में कहीं उसकी पोजीशन 2019 के चुनाव में जो 37-38% वोट मिले थे वो भी कायम रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब बंगाल में जहां से 18 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वहां ममता बनर्जी बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे ही आप बिहार में हैं, ये कर्नाटक और तेलंगाना तो नया दरवाजा खुल गया है, तो उसकी हवा खुश्क हो गई है। और ये घबराहट, चाहे आप अभिनंदन के रूप में आप छिपाने की कोशिश करना मान लें भारतीय जनता पार्टी की, और चाहे नेहरू जी को सामने खड़ा करके एक उनका पुतला बना करके लोगों को अब डराने की, भ्रमित करने की कोशिश करना, लेकिन होना वही है जो तय हो चुका है। जी, होना वही जो तय हो चुका है। और तय क्या, 2024 का चुनाव हो चुका है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तय हो रहा है 2024 का नैरेटिव। क्या कांग्रेस उस नैरेटिव को सेट कर चुकी है, ये भी बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी,
पहली बार आया आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जरा देखो आपकी आवाज आ रही है कि नहीं, और अपनी बात प्लीज रखिए। देखिए राजीव जी, एक तो 2024 का नैरेटिव तो सेट हो ही रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि कल रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है 7 बजे, तो इसलिए 9 बजे उनको अपना सम्मान कराना जरूरी था, भले ही वो 3 मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए जो है 9 बजे सम्मान कराना मोदी जी का बहुत ज्यादा जरूरी। वैसे मोदी जी का तो सम्मान होता ही रहता है, मतलब इतना ज्यादा सम्मान होता है कि हमारा उपराष्ट्रपति भी जो है वो कमर झुकाए हुए खड़ा रहता है, हाथ जोड़े हुए, तो इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। तो मोदी जी का डंका तो बज ही रहा है सारी दुनिया में, तो बज रहा है डंका, तो कल 9 बजे भी डंका बजेगा, ताकि रेवंत रेड्डी का जो शपथ ग्रहण है उसकी खबर जो है थोड़ी दबाई जा सके। तो ये इसके पीछे और कुछ नहीं है, यही है। तो मोदी जी इस तरह के कर्तव्य करते रहते हैं, हमेशा करते हैं इस तरह के कर्तव्य। दूसरी बात राजीव जी, आपने जो वसुंधरा राजे सिंधिया की बताई, वो शिवराज सिंह चौहान भी दे चुके इस तरह की चुनौती। कल उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि लाडली बहनों 10 तारीख को पैसा मैं ही डालूंगा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। तो लाडली बहनों का पैसा डालते हुए बता दिया मोदी जी, चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा, 10 तारीख को मैं ही चीफ मिनिस्टर हूं और आगे भी मैं ही डालूंगा। जैसे मोदी जी बता रहे हैं कि मैं ही झंडा फहराऊंगा 15 अगस्त 2024 को, तो शिवराज सिंह ने भी कह दिया कि मोदी जी ये पैसा लाडली बहनों का मैं ही डालूंगा, योजना मेरी थी, आपने तो इसका नाम भी नहीं दिया था। तो ये बता दिया राजीव जी कुल मिलाकर के। अब जो बात जो राजीव जी संसद में हुई है, एक तो ये कि धारा 370 हटे हुए 4 साल हो चुके हैं, 5 अगस्त 2019 को हटी, तब से ये सरकार क्या कर रही थी वो तो सवाल है ही, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है उसके सवाल अलग है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको खारिज कर दिया तो वो सवाल सारे अलग है। मसला ये है राजीव जी कि 1946 में पंडित नेहरू जो थे कश्मीर गए थे और राजा हरि सिंह गौर ने पंडित नेहरू को गिरफ्तार करवा लिया था, और गिरफ्तारी नहीं करवा लिया था, जब सर गिरफ्तारी उनकी हुई थी तो हरि सिंह गौर की सेना की जो संतरी थे उनकी बर्छियां जो थी पंडित नेहरू की पसलियों में लगी थी जाकर के। तो अमित शाह जी पैदा नहीं हुए थे, बहुत अच्छी बात है, अमित शाह जी पैदा नहीं हुए थे, मगर सावरकर पैदा हो चुके थे। ये उस समय की बात है जब मुस्लिम लीग के साथ जो है आप सरकार बना चुके थे, हिंदू महासभा, पश्चिम बंगाल था, बंगाल और सिंध में आप बना चुके थे, ये उस समय की बात है। तो अमित शाह जी पैदा नहीं हुए थे, बहुत अच्छी बात है पैदा नहीं हुए थे, वरना ये काम अमित शाह जी को भी करने पड़ते, जो उस समय सावरकर कर रहे थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे, वो सब करने पड़ते थे। जो 370 की बात हो रही है, तो पंडित नेहरू तो देश में भी नहीं थे जब 370 पारित हुई। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित सरदार पटेल ने मिलकर करवाई थी। तो कोसो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 क्यों पारित करवाई। इसीलिए तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि एक दिन का समय ले लीजिए या दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। जी राजीव जी, तो जो दीपक जी कह रहे थे, तो ये 12वीं के बाद इंटर करने वाले जो है ये पंडित नेहरू को बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें फिर निकल करके आएंगी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो 370 पास करवा रहे थे, पंडित नेहरू को गिरफ्तार कराया था हरि सिंह गौर ने, ये सारी चीजें सामने आएंगी। तो ये चूंकि इतिहास लोगों के सामने नहीं आए और लोग 12वीं के बाद इंटर करते रहे, तो इसलिए ये सारी बातें की जाती, तो आज 12वीं के बाद इंटर की भी सारी बातें हो रही थी। तो ये सब चीजें राजीव जी चलती रहेंगी। मुझे लगता है कि जो प्रशांत जी ने कहा वो बेहतरीन बात है कि कांग्रेस ने जो वोट हासिल किए हैं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, अगर आप उसमें से तेलंगाना को अलग भी कर दें, हिंदी पट्टी की ही अगर बात करें तो हिंदी पट्टी में ही कांग्रेस के वोट भारतीय जनता पार्टी से 2 या 2.5% ही कम है, सिर्फ हिंदी पट्टी की अगर बात करें। तो यहां जो वोट मिला है राजीव जी, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो तो मिला है राम मंदिर के नाम पे, वो तो मिला है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पे। तो कांग्रेस को जो वोट मिला वो इस नाम पे तो मिला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का दांव था वो तो चल चुकी ना इन विधानसभा चुनाव में, इसके बाद क्या लेकर के आएगी, यही तो दांव होगा ना। तो आपको इतना ही वोट मिलेगा जो मिल चुका आपको इन राज्यों में। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के गई थी वो मुद्दे चूंकि अभी बहुत से लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाए थे, वो मुद्दे और स्पष्ट होंगे। जातिगत जनगणना का मामला और चौड़ा होगा जी कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 90 सीटों वाली विधानसभा 35 सीट, उसमें से 35 प्रत्याशी जीत के आते हैं ओबीसी से, ये याद रखिए। 35 प्रत्याशी ओबीसी से जीत के आ रहे हैं, यानी 40% कि अब उम्मीदवार 40% विधायक अब विधानसभा में ओबीसी के होंगे। छोटी मोटी बात नहीं है। विधायक ओबीसी के होंगे राजीव जी। दूसरी बात यह कि तेलंगाना में वायदा करके आए थे कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो शिवराज सिंह अगर जबरदस्ती बन जाए तो बन जाए, वरना आप किस ओबीसी को बनाएंगे इन तीनों राज्यों में, बता दीजिए। इस बीच एक खबर दे दूं, कार्यक्रम को अब जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और खत्म की ओर बढ़ते हैं। रेवंत रेड्डी का कल शपथ ग्रहण है 1:04 पे।
दिन में 1:04 पे, 5 नहीं 1:04 पे रेवंत रेड्डी शपथ ले रहे हैं। उस शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी शिरकत कर रही हैं, राहुल गांधी शिरकत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। तो ये जानकारी आप तक अभी पहुंचा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जो है सुबह हो जाएगा 9:30 बजे, और इन्होंने चूंकि मोदी जी के लिए मीडिया कवरेज ज्यादा जरूरी है तो इन्होंने रेवंत रेड्डी ने अपना समय बढ़ा लिया है। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी के पास और इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। जी प्रशांत जी। बस सिर्फ एक बात की, क्या मोदी जी बात बता रहे हैं तो वो भी अब 1 बजे रखा जाएगा क्या? जी जी प्रमोद अग्रवाल जी, प्रमोद अग्रवाल जी क्लोजिंग कमेंट। राजीव जी एक क्लोजिंग कमेंट बस ये कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। छत्तीसगढ़ में मेरे पास ऐसा एक भी फोटो या ट्वीट नहीं है नवनिर्वाचित किसी भी विधायक का भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दी हो। विधानसभा भी गए थे कुछ विधायकों ने, मोदी जी की स्टाइल में विधानसभा माथा टेक कर प्रणाम भी किया, लेकिन किसी ने बाबा साहब के बारे में कुछ कहा हो ऐसा मुझे नहीं मिल पाया है। अगर किया होगा तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। दूसरी बात इसी मुद्दे पर और कहना चाहता हूं कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक्चुअली आपके उस पर कॉल आ रहा है तो इसलिए आवाज नहीं आ रही है आपकी, अच्छे से क्लियर आवाज नहीं आ रही है, प्लीज उसको बंद कीजिए। जी सेना के करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने कहा है कि हमको पकड़ने से मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, जिन्होंने सुखदेव को मारा है उसका इनकाउंटर कर दो। मतलब ये बात उस दिन कही जा रही है जिस दिन संविधान के रचयिता का निधन हुआ था। और जिस दिन से छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हुए हैं, अगले दिन जैसे ही बीजेपी का बहुमत आया है तो राजधानी में ही बुलडोजर चलने लगे हैं बिना किसी कानून के। उस प्रशासन से ये कोई नहीं पूछ रहा कि कल तक ये क्यों नहीं चला रहे थे, आज क्यों चला रहे हो। बिल्कुल, ये किस कानून के अंतर्गत होता है। तो बाबा साहब को कैसी श्रद्धांजलि दी जा रही है ये मतलब अंचल में दिख रहा है, और नेहरू जी को कैसी श्रद्धांजलि दी जा रही है ये संसद में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच ईवीएम पे चर्चा भी जरूरी है और उस पर कल जरूर चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि ईवीएम का मसला और जो मतगणना का मसला ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो इस मसले पर भी आज चाह तो रहा था मैं, लेकिन बहुत सारी बातें सदन से भी आ गई, संसद से आ गई और उधर 2-2 बैठकें हो गई, तो उस पर हमने चर्चा आज नहीं की। समय बहुत ज़्यादा आप लोगों का ले चुका हूं, लेकिन ईवीएम पे कल ज़रूर चर्चा करेंगे हम। और जो कुछ बातें आई हैं सामने उन सारे तथ्यों को आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे कल। लेकिन कल और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे इवेंट हैं। प्रधानमंत्री का सम्मान समारोह है, वो भी बहुत बड़ा इवेंट है, वो भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि रेवंत रेड्डी 1:04 पर कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और सदन के अंदर से यानी संसद में जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा तो होगी ही। तो आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, राकेश अचल साहब आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हम